हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लर्न इजी मैथ्स एंड आर्ट्स क्लासेस। आज इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ प्रैक्टिस पेपर। ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैंने आपके लिए प्रिपेयर करे हैं। इस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करके आपको आइडिया हो जाएगा कि किस तरह का पैटर्न होगा आपके क्वेश्चन पेपर का सेमेस्टर एग्ज़ाम में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, ये जो सेमेस्टर एग्ज़ाम होंगे आपके एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस पे हैं और आपको जो मैथ्स के पेपर में टाइम मिलेगा वो होगा 1.5 आवर। तो 1.5 आवर में आपको ये पूरा क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना है। तो इस क्वेश्चन पेपर की प्रैक्टिस करके आपको आइडिया हो जाएगा कि आप किस तरह से एग्ज़ाम में टाइम मैनेज करेंगे अपना क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने के लिए। तो इस वीडियो में मैं आपको इस क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन कराऊंगा। तो किस तरह से इन क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है। सो विदाउट वेस्टिंग ए टाइम लेट्स बिगिन द क्लास। फर्स्ट क्वेश्चन आपका है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए डायगोनल मैट्रिक्स। आपको बताना है कि इसमें से कौन सी मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स है। तो डायगोनल मैट्रिक्स क्या मैट्रिक्स होती है? डायगोनल मैट्रिक्स में जो है डायगोनल वाले एलिमेंट्स के आउटसाइड जो एलिमेंट्स आएंगे, जैसे कि ये आपका मेन डायगोनल है, इस मेन डायगोनल के आउटसाइड जो एलिमेंट्स होते हैं वो ज़ीरो होते हैं। वो मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल एलिमेंट्स के आउटसाइड वाले एलिमेंट्स ज़ीरो हों वो मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स होती है। वेयर एज डायगोनल वाले एलिमेंट्स ज़ीरो भी हो सकते हैं और नॉन ज़ीरो भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर आपको आउटसाइड द डायगोनल ज़ीरो नहीं मिल रहा है, तो ये आपके डायगोनल मैट्रिक्स नहीं है। बात करें सी ऑप्शन की, सी ऑप्शन भी आपकी डायगोनल मैट्रिक्स नहीं है। तो डायगोनल मैट्रिक्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन ये होती है कि डायगोनल मैट्रिक्स तो स्क्वायर मैट्रिक्स होती है। तो जो मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं होगी वो डायगोनल मैट्रिक्स नहीं हो सकती है। तो इसका ऑर्डर अगर हम देखें, ऑर्डर होता है रो इनटू कॉलम। इसमें रो कितनी है? 2 रोज़ हैं और 2 कॉलम्स हैं, तो इसका ऑर्डर 2/2 है। इसका ऑर्डर देखिए 3 रोज़ हैं और 3 कॉलम्स हैं, तो 3/3 इसका ऑर्डर है। इसका ऑर्डर देखेंगे तो रो 1 है और कॉलम आपके 3 हैं, तो इसका ऑर्डर 1 × 3 है और इसका ऑर्डर 3 × 3 है। तो ऑप्शन नंबर सी में आपका ऑर्डर जो है 1 × 3 है, यानी कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है, इसलिए ये डायगोनल मैट्रिक्स भी नहीं होगी। तो डायगोनल मैट्रिक्स की सबसे पहले इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या है कि डायगोनल मैट्रिक्स तो स्क्वायर मैट्रिक्स होती है। अब स्क्वायर मैट्रिक्स यहाँ पर ए, बी और डी ऑप्शन में है। अब इनमें से कौन सी स्क्वायर मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स होगी? तो जिसमें मेन डायगोनल एलिमेंट्स के आउटसाइड वाले एलिमेंट्स ज़ीरो होंगे वो मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स होगी। तो यहाँ ऑप्शन बी में मेन डायगोनल में सारे एलिमेंट्स 1 1 1 हैं, लेकिन इसके आउटसाइड वाले एलिमेंट्स जो हैं वो सारे ज़ीरो हैं, तो यानी ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो आपका करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर बी हो गया। डी करेक्ट ऑप्शन नहीं है, क्योंकि यहाँ पर मेन डायगोनल एलिमेंट्स 2 हैं, लेकिन आउटसाइड वाले एलिमेंट्स में यहाँ एक एलिमेंट ऐसा है जो ज़ीरो नहीं है, इसलिए ये स्क्वायर मैट्रिक्स डायगोनल वाली मैट्रिक्स नहीं है। स्क्वायर मैट्रिक्स तो ये है बट डायगोनल मैट्रिक्स नहीं है। तो डायगोनल मैट्रिक्स में आपको याद रखना है, डायगोनल मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स होती है जिसमें आपके नॉन डायगोनल वाले एलिमेंट जो हैं वो ज़ीरो होने चाहिए, वेयर एज डायगोनल वाले एलिमेंट्स जो हैं वो ज़ीरो भी हो सकते हैं और नॉन ज़ीरो भी हो सकते हैं। तो ये हो गया आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। अब बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। इफ़ द रिप्लेसमेंट सेट इज़ ए सेट ऑफ नेचुरल नंबर देन द सॉल्यूशन सेट ऑफ द इक्वेशन दिस। यहाँ पर एक इक्वेशन दी है, इस इक्वेशन को सॉल्व करके आपको इसका सॉल्यूशन बताना है। और क्वेश्चन में बोला है कि रिप्लेसमेंट सेट इज़ ए सेट ऑफ नेचुरल नंबर। तो यहाँ नेचुरल नंबर बोला है, तो ऑप्शन बी तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि रिप्लेसमेंट में नेचुरल नंबर बोला है और ऑप्शन बी में ज़ीरो आ रहा है। डी ऑप्शन भी नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि इसमें माइनस की वैल्यूज़ आ गई हैं, तो नेचुरल में माइनस वाली वैल्यूज़ तो होती ही नहीं, ये तो इंटीजर्स हैं। तो ऑप्शन डी भी जो है आपका कट हो जाता है। अब आपके पास ऑप्शन बचते हैं ए और सी। तो ए और सी में से कौन सा करेक्ट ऑप्शन है ये आपको पता करना है। पहले हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो सॉल्व करने के लिए जो वेरिएबल्स टर्म है वो हम लेफ़्ट हैंड पे कर देते हैं। तो ये जो प्लस का 4x है ये हम लेफ़्ट हैंड पे कर देंगे, तो माइनस का 4x हो जाएगा। तो इसे सॉल्व करके आएगा माइनस का x माइनस का 4x प्लस का 8 राइट पे कर देंगे, तो लेस देन इक्वल टू माइनस का 2 एज इट इज़, प्लस का 8 इधर आके माइनस का 8 हो जाएगा। और जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो माइनस का x और माइनस का 4x हो जाएगा माइनस का 5x।
तो ये हो गया आपका माइनस का 5x इज़ लेस देन इक्वल टू -2 और -8 को सॉल्व करेंगे तो बन जाएगा माइनस का 10। अब यहाँ पर आपको एक रूल ध्यान रखना है, ये ज़्यादा बहुत इम्पॉर्टेंट रूल है जो कि कई बच्चों को एग्ज़ाम में मिस्टेक हो जाती है, इसमें आप ज़रूर फोकस करें। यहाँ पर -5 और x के बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, तो मल्टीप्लाई वाला जो माइनस का 5 है ये राइट पे डिवाइड में आएगा। अब यहाँ पर रूल ये है कि कोई भी नेगेटिव नंबर अगर आप डिवाइड में लिखते हो, जैसे कि हमें यहाँ माइनस का 5 मल्टीप्लाई से राइट साइड में डिवाइड में लाना है, तो डिवाइड में हम एक माइनस का नंबर ला रहे हैं। तो जब भी डिवाइड में या मल्टीप्लाई में भी, डिवाइड में भी या मल्टीप्लाई में भी माइनस का नंबर लिया जाएगा तो आपको इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स कर देना है। ये लेस देन है तो आप इसे ग्रेटर देन इक्वल टू बना देंगे, तो आंसर हो जाएगा x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू, माइनस से माइनस कट जाएगा, 5 2 जा 10, तो आंसर हो गया x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 2। अब आपको ऑप्शन सर्च करना है, ग्रेटर देन इक्वल टू 2 में कौन सा ऑप्शन आएगा। ये तो 1 2 3 है, ये तो हो ही नहीं सकता, हमें तो 2 या 2 से ग्रेटर लेनी है। तो सही ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर सी, 2 3 4 5 एंड सो ऑन। तो यहाँ पर ये रूल ज़रूर ध्यान रखें जो मैंने आपको बताया है। -5 यहाँ मल्टीप्लाई में है तो हमें ये -5 राइट हैंड पे डिवाइड में लाना है, और जब भी कोई नेगेटिव नंबर डिवाइड में लाया जाएगा या मल्टीप्लाई में लाया जाएगा तो इनइक्वालिटी का साइन आपको रिवर्स करना है। तो ये हो गया आपका आंसर नंबर सी। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन, इफ़ -5 इज़ द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस। यहाँ पर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है जिसमें आपको बोला है -5 इज़ द रूट। रूट भी आ जाता है कई बार एग्जाम में, और इसकी जगह कई बार सॉल्यूशन भी लिखा आ जाता है। तो रूट या सॉल्यूशन अगर लिखा हो तो ये जो वैल्यू है रूट या सॉल्यूशन, इसको आप x की जगह पुट करेंगे यहाँ क्वेश्चन में। तो जहाँ आपको x अल्फ़ाबेट नज़र आएगा वहाँ पर आपको -5 यूज़ करना है। रूट्स और सॉल्यूशन जो होता है वो x की वैल्यू को कहते हैं, तो हम यहाँ x की वैल्यू -5 पुट करेंगे तो 2, आगे कोई साइन नहीं है तो मल्टीप्लाई आएगा, -5 का जब स्क्वायर करेंगे तो ये बन जाएगा माइनस इंटू माइनस प्लस का 5 इंटू 5 25, प्लस p की मल्टीप्लाई x से करनी है, x की वैल्यू -5 है तो p इंटू -5 करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस का 5p, -15 ऐसे ही लिखेंगे इक्वल टू 0। अब अगला वर्क क्या करनी है आपको, यहाँ 2 इंटू 25 करना है, 2 इंटू 25 हो जाएगा 50, माइनस प्लस हो जाएगा माइनस का 5p -15 इक्वल टू 0। ये जो नेगेटिव का 5p है ये आप राइट हैंड पे ले आए तो पॉजिटिव 5p हो जाएगा, तो 50 -15 हो जाएगा 35 इक्वल टू 5p। अब ये 5 यहाँ से मल्टीप्लाई से इधर डिवाइड में लाएंगे तो 7 आ जाएगा, तो p का आंसर हो जाएगा 7। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर c हो गया आपका। अब क्वेश्चन नंबर 4, रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट इज ऑल्सो नोन एज। पहला ऑप्शन है करंट अकाउंट, दूसरा है सेविंग, थर्ड है फिक्स्ड डिपॉजिट और फोर्थ है क्यूमुलेटिव। तो यहाँ पर आपको याद रखना है रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट, आरडी अकाउंट जो होता है उसका अनदर नेम होता है क्यूमुलेटिव डिपॉजिट अकाउंट। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी है। अब क्वेश्चन नंबर 5, व्हेन द नंबर 105 इज इंक्रीज्ड इन द रेशो 5:7 देन द न्यू नंबर इज, 4 ऑप्शन गिवन है। तो जब भी किसी नंबर को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ किया जाएगा रेशो में तो आपको यहाँ पर एक फार्मूला याद रखना है, इफ़ ए क्वांटिटी इंक्रीज़ या डिक्रीज़ इन द रेशो A:B, कोई भी क्वांटिटी अगर बढ़ती है या घटती है किस रेशो में, A:B में, तो न्यू क्वांटिटी फार्मूला है, न्यू क्वांटिटी इज इक्वल टू B/A टाइम्स ओरिजिनल क्वांटिटी। ये फार्मूला याद रखेंगे। क्या फार्मूला है, कोई भी क्वांटिटी इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं A:B में तो जो नई क्वांटिटी बनती है वो कैसे बनती है, B/A टाइम्स द ओरिजिनल क्वांटिटी। अब जो रेशो आपको A:B गिवन होगा उसका उल्टा रेशो लेना है यहाँ। अब यहाँ पर आपको बोला था एक नंबर 105 है जिसे आप इंक्रीज कर रहे हैं,
और रेशो है 5:7। तो आपको बताना है न्यू नंबर क्या होगा। तो न्यू क्वांटिटी के लिए रेशो को उल्टा करेंगे, 5:7 दिया था तो आप यहाँ लेंगे 7:5 मल्टीप्लाई ओरिजिनल क्वांटिटी जो आपको गिवन थी जिसे आप चेंज कर रहे हो 105। इन्हें आप कट करेंगे, इन्हें आप कट करके सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 5 2 जा 10, 5 1 जा 5, 21 मिलेगा। 21 इंटू 7 करेंगे तो 21 इंटू 7 करके आ जाएगा 147। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा 147 है, यानी ऑप्शन नंबर बी। तो ये फार्मूला याद रखेंगे, न्यू क्वांटिटी इज इक्वल टू बी अपॉन ए टाइम्स ओरिजिनल क्वांटिटी। और क्वेश्चन में जो रेशो गिवन होता है वो ए रेशो बी गिवन होता है, तो यहाँ पर हमें रेसिप्रोकल लेना है, उसका बी रेशो ए लेना है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 5। अब देखें क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन में क्या है, आपको ए और बी दो मैट्रिक्स दिए हैं तो आपको ऑर्डर बताना है ए इंटू बी मैट्रिक्स का। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, पहले आप ए मैट्रिक्स का ऑर्डर लिख लें। 2 रोज़ हैं और 2 कॉलम्स हैं, तो ऑर्डर हो गया रो इंटू कॉलम, यानी 2/2। इसमें रोज़ हैं 2 मल्टीप्लाई कॉलम है 1। तो आपने यहाँ ए इंटू बी, यहाँ पर ए बी लिखा है, ए बी का मतलब होता है ए मल्टीप्लाई बी मैट्रिक्स। ए मैट्रिक्स का ऑर्डर मैंने आपको बताया 2 × 2 मल्टीप्लाई बी मैट्रिक्स का जो ऑर्डर बताया वो है 2 × 1। तो जो इनको मल्टीप्लाई करके आंसर बनेगा उसका ऑर्डर क्या होगा, इसके लिए आपको क्या याद रखना है, ये जो पास वाली वैल्यूज़ होती हैं ए मैट्रिक्स और बी की, जो पड़ोस में दिखाई दे रही हैं, एकदम नियर बाय हैं, ए की कॉलम और बी की रो, आप देखेंगे ये ऑर्डर में सबसे नज़दीक लिखी हुई हैं। ए का जो कॉलम है और बी का जो रो है ये पास पास लिखे हुए हैं, ये पड़ोस की वैल्यू है। जो दूर की वैल्यूज़ हैं उनको हम यूज़ करेंगे आंसर लिखने में। तो आंसर लिखने में आपको याद रखना है जो ए इंटू बी का आंसर बनेगा वो किस ऑर्डर का होगा, 2 × 1 का ऑर्डर होगा। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो गया, ए ऑप्शन हो गया 6 का। तो इस तरह से 6 क्वेश्चन करना है आपने, ये सिंपल याद रखेंगे। नाउ सी 7th क्वेश्चन, ए डीलर इन झांसी बाइज सम आर्टिकल वर्थ ₹8,000। कोई एक डीलर है झांसी का रहने वाला, वो परचेज कर रहा है एक प्रोडक्ट 8,000 रुपीज़ का और रेट ऑफ जीएसटी है 18%। फाइंड हाउ मच विल द डीलर पे फॉर द आर्टिकल ब्रॉट। तो जो डीलर ने आर्टिकल ख़रीदा है उसके लिए उसने कितने रुपीज़ पे करे हैं। तो कोई भी सामान जब हम खरीदते हैं तो हमें कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट तो देनी ही देनी है, यानी 8,000 रुपीज़ तो वो देगा ही देगा, और साथ ही साथ गवर्नमेंट को टैक्स भी देना होता है, तो 18% उसमें टैक्स ऐड हो जाएगा। तो 18% ऑफ 8,000, सामान उसने 8,000 का ख़रीदा है तो इसलिए टैक्स भी वो 18% 8,000 का देगा। तो 8,000 में ऐड होगा 18%, हटाकर आप अपॉन में 100 लेंगे इंटू 8,000। लास्ट 2 ज़ीरोज़ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की हम कट करेंगे तो ये बन जाएगा 8,000 प्लस 18 इंटू 80 करेंगे तो लास्ट ज़ीरो लास्ट में आ जाएगी, 8 8 जा 64, 6 8 1 जा 8 प्लस 6 1440। और जब आप इन्हें ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 9440। तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो गया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एपी। इनमें से कौन सी एपी है। तो एपी वो होती है जिसमें डिफरेंस सेम हो। डिफरेंस सेम निकालने के लिए आप क्या करेंगे, सेकंड में से फर्स्ट वाला माइनस करेंगे तो 3 में से 2 माइनस करेंगे तो 1 हो जाएगा, 5 में से 3 माइनस करेंगे तो 2 आएगा। तो पहला आ रहा है डिफरेंस 1 और दूसरा डिफरेंस आ रहा है 2, यानी कि इट इज़ नॉट एन एपी, ये एपी नहीं है क्योंकि डिफरेंस इनमें सेम नहीं आ रहा। अब आप क्या करेंगे, बी ऑप्शन चेक करते हैं। 4 में से 2 माइनस करेंगे तो 2 बनेगा डिफरेंस, 6 में से 4 माइनस करेंगे तो 2 बनेगा, 8 में से 6 माइनस करेंगे तो भी 2 बनेगा। तो यहाँ पर सारे डिफरेंस सेम आ रहे हैं तो ऑप्शन बी करेक्ट है, बाकी ऑप्शन जो हैं यहाँ पर गलत है। अगर आप सी ऑप्शन चेक करेंगे तो 4 में से 2 माइनस करके 2 आएगा, 8 में से 4 माइनस करेंगे तो 4 आएगा। तो पहला डिफरेंस 2 और दूसरा डिफरेंस 4, तो यहाँ पे डिफरेंस सेम नहीं है, इसलिए ये भी एपी नहीं होगी। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे, विच इज़ ए फैक्टर ऑफ
दिस पॉलिनोमियल, यहाँ पर एक इक्वेशन गिवन है, आपको इस पॉलिनोमियल का कौन सा फैक्टर है ये चेक करना है। तो फैक्टर के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर आप वैल्यू सब्सटीट्यूट करके देख लें, सिंपल, जोन सी वैल्यू सही बैठ गई आपका वो आंसर करेक्ट हो जाएगा। आप जो है फैक्टर बताना है। फैक्टर का मतलब ये होता है कि रिमाइंडर ज़ीरो आना चाहिए। फैक्टर मीन्स रिमाइंडर मस्ट बी ज़ीरो। फैक्टर से आप याद रखें रिमाइंडर ज़ीरो आना चाहिए। तो रिमाइंडर के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर x इज इक्वल टू 1 दिया है तो यहाँ पर x की वैल्यू हम -1 यूज़ करेंगे। x इज इक्वल टू x+2 दिया है तो यहाँ पर x इज इक्वल टू -2 यूज़ करेंगे। x -2 दिया है तो x -2 में जब x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो यहाँ पर x इज इक्वल टू +2 होगा, और यहाँ पर x -1 है तो x इज इक्वल टू +1 यूज़ होगा। कैसे पता चला ये, आप इसको सिंपल इक्वल टू ज़ीरो लिखिए, x+1 इक्वल टू ज़ीरो, तो x का आंसर क्या बन जाएगा -1। इसको भी इक्वल टू ज़ीरो लिखेंगे तो 2 राइट हैंड पे आके माइनस का हो जाएगा। इसको भी इक्वल टू ज़ीरो लिखेंगे तो 2 माइनस का जो है वो राइट हैंड पे प्लस का हो जाएगा। अब ये x की वैल्यूज़ हम यहाँ यूज़ करेंगे, अगर रिमाइंडर ज़ीरो आता है तो वो आंसर आपका फैक्टर हो जाएगा। तो हम चेक करते हैं -1 से। तो यहाँ पर अगर हम -1 लेते हैं तो -1 का स्क्वायर क्या होगा, +1, ये हो जाएगा -1 इंटू -1 +1, तो ये हो गया प्लस का 1। माइनस के 4 इंटू -1 करेंगे तो ये हो जाएगा +4, और साथ में आगे है प्लस का 3। इन तीन चीज़ को जब आप जोड़ेंगे तो ज़ीरो तो बन ही नहीं सकता, आंसर आएगा 4 + 3 7 + 1 8। तो ये फैक्टर नहीं है। बात करें दूसरे की, x+2, इसमें हमने जब इक्वल टू ज़ीरो लिया था तो x की वैल्यू -2 बनी थी। अब यहाँ -2 यूज़ करके देखते हैं। -2 का जब स्क्वायर करेंगे तो -2 इंटू -2 +4 हो जाएगा। -4 की मल्टीप्लाई x मतलब -2, -4 मल्टीप्लाई -2 करेंगे तो बन जाएगा +8, और आगे है +3। तो इन्हें भी जब ऐड करेंगे तो आंसर ज़ीरो नहीं आएगा, तो ये भी फैक्टर नहीं है। तीसरे की बात करें, x की वैल्यू 2 है, तो जब हम यहाँ 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 इंटू 2 4 हो जाएगा। -4 इंटू एक्स को हटा के 2 यूज़ करेंगे तो -4 इंटू 2 हो जाएगा -8, और साथ में प्लस का 3 है तो प्लस का 3 लेंगे तो 4 + 3 होता है 7, 7 - 8 करेंगे तो -1 आएगा, रिमाइंडर ज़ीरो नहीं आएगा, तो ये भी फैक्टर नहीं है। अब लास्ट वाली वैल्यू बची है जिसमें x की वैल्यू क्या दी है हमें, x -1 गिवन था, तो x -1 इक्वल टू ज़ीरो जब यूज़ करेंगे आप तो आप x की वैल्यू क्या पाएंगे, x -1 इक्वल टू ज़ीरो, तो माइनस का 1 उधर लाएंगे तो प्लस का 1 हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 1 आ रहा है। अब ये 1 हम यहाँ यूज़ करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 होगा, -4 इंटू 1 करेंगे तो -4 होगा, और साथ में आगे प्लस का 3 है लास्ट में, वो भी लेंगे तो प्लस का 3 और प्लस का 1 हो जाएगा 4, और बचेगा ये वाला -4, और 4 - 4 0, यानी डी ऑप्शन आपका करेक्ट है, क्योंकि इसमें डी ऑप्शन में जब हमने वैल्यू 1 पुट करी इक्वेशन में तो हमारा रिमाइंडर 0 आया, इसलिए x -1 फैक्टर होगा इस पॉलिनोमियल px का। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। एक डीलर है, भोपाल में रहता है वो, ही सप्लाइज गुड्स, सप्लाइज मीन्स वो बेच रहा है, गुड्स एंड सर्विस भी दे रहा है, कितने रुपीज़ की, 8000 रुपीज़ की। किसको दे रहा है, एक डीलर बी है आगरा में रहने वाला। अब यहाँ पर आपको ये नोटिस करना है, ये भोपाल है, भोपाल एमपी में आता है, आगरा उत्तर प्रदेश में आता है, दोनों स्टेट्स डिफरेंट हैं, भोपाल मध्य प्रदेश और आगरा यूपी। जब स्टेट डिफरेंट होती हैं तो आपको आईजीएसटी देना होता है, इंटीग्रेटेड जीएसटी। स्टेट्स डिफरेंट हों तो आईजीएसटी, स्टेट्स सेम हों, ये भोपाल का रहने वाला है और डीलर बी भी अगर भोपाल का होता तो सेम स्टेट होती, तो सेम स्टेट्स में सीजीएसटी और एसजीएसटी होता है हाफ हाफ। 28% है तो हाफ हाफ ले लेते सीजीएसटी और एसजीएसटी, लेकिन वो तब लेते जब दोनों के दोनों पर्सन्स सेम स्टेट के होते हैं। लेकिन यहाँ डिफरेंट स्टेट्स के हैं तो इसमें सीजीएसटी एसजीएसटी नहीं होगा, आईजीएसटी होगा। अब आपको बताना है फाइंड द टैक्स लिवाइड अंडर सेंट्रल जीएसटी। सेंट्रल का मतलब है सीजीएसटी, कंफ्यूज नहीं होना है, सेंट्रल जीएसटी मतलब सीजीएसटी। तो स्टेट्स जब बदली हुई हैं तो फिर सीजीएसटी क्यों होगी,
CGST तो ज़ीरो होगी, इसमें तो IGST लगेगी, इंटीग्रेटेड GST, क्योंकि स्टेट्स डिफरेंट है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है, यहाँ पर आप सी वैल्यू लेंगे 0। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। 11 क्वेश्चन में आपका क्या है, एक ट्राइंगल ABC है और एक ट्राइंगल QRP है और दोनों के बीच में सिमिलर साइन है, यानी कि ये दोनों ट्राइंगल्स आपस में सिमिलर हैं। और जब दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो आप उनकी फिगर थोड़ा चेक करके ध्यान से बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, पहले ट्राइंगल में आप ABC कहीं पे भी लिख सकते हैं। चलो हम यहाँ लिख देते हैं A, ये वर्टेक्स B और यहाँ ये वर्टेक्स C। तो दूसरा ट्राइंगल जब आप बनाएंगे तो उसमें आपको वर्टिसेस जो हैं, कॉरस्पॉन्डिंग वर्टिसेस, वो मैच करके लिखने हैं। फर्स्ट वर्टेक्स यहाँ A था तो सेकंड में फर्स्ट वर्टेक्स यहाँ Q है, तो जहाँ A लिखा है वहाँ आप Q लिखें। सेकंड प्लेस पे यहाँ B था तो सेकंड ट्राइंगल में सेकंड प्लेस पे R था, तो जिस प्लेस पर B लिखा है उस प्लेस पर सेकंड ट्राइंगल में R लिखा जाएगा और जो रिमेनिंग वर्टेक्स है वो P लिखा जाएगा। अब आपको ये बताना है BC अपॉन RP इज इक्वल टू क्या होगा। ये BC, इसको हम सिंगल मार्क से डिनोट कर देते हैं। तो BC अपॉन RP, ये कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं, ट्राइंगल सिमिलर है। तो BC, अगर हम इस ट्राइंगल को इसके ऊपर रखें तो BC किसके ऊपर आएगी, RP के ऊपर। AB किसके ऊपर आएगी, इनको डबल मार्क से शो कर देते हैं। AP आएगी QR के। AC 3 मार्क से शो कर देते हैं। AC आएगी QP के। अब आपको चेक करना है कौन सा ऑप्शन यहाँ सही बैठ रहा है। एक इस ट्राइंगल की होनी चाहिए और दूसरी सेकंड ट्राइंगल की होनी चाहिए। जैसे यहाँ पर BC अपॉन RP लिखा था, BC इस ट्राइंगल की थी, RP इस ट्राइंगल की। AB अपॉन PQ चेक करते हैं, AB डबल मार्क वाली है और यहाँ PQ नहीं है डबल मार्क वाली, RQ है, तो ये ऑप्शन गलत है। AB अपॉन QR, AB डबल मार्क की है और यहाँ QR डबल मार्क किया है, यानी ये ऑप्शन आपका B सही है। बाकी ऑप्शन आप मैच करेंगे तो वो गलत आएंगे। चेक कर लेते हैं एक बार ये भी, AB अपॉन RP, AB रेशो RP, RP आपकी ये है, ये तो सिंगल मार्क से है और AB डबल मार्क से है, तो ये ऑप्शन भी गलत है। इसी तरह ये ऑप्शन भी आपका गलत होगा। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। एक क्वाड्रिलेटरल ABCD है, उसमें डायगोनल AC और BD इंटरसेक्ट करेंगे एक दूसरे को O पर। तो हम एक 4 साइडेड फिगर बना लेते हैं। यहाँ पर एक 4 साइडेड फिगर बनाते हैं, 4 साइडेड फिगर जिसका नेम है ABCD, ABCD। दोनों डायगोनल्स AC और BD आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं O पॉइंट पे। अब AO इक्वल टू 2CO दिया है, इसका यूज़ करेंगे तो ये 2 के साथ CO जो है ये मल्टीप्लाई में है, तो ये मल्टीप्लाई वाला CO इधर लेफ्ट हैंड पे जब आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो ये बन जाएगा AO अपॉन CO इक्वल टू 2। ये मल्टीप्लाई CO हम लेफ्ट पे लाएंगे तो डिवाइड में आ जाएगा। तो यहाँ 2 के नीचे कुछ नहीं है तो 2 के नीचे आप 1 यूज़ कर लें। अब बात करें BO इक्वल टू 2DO की, तो ये DO भी यहाँ क्या है, मल्टीप्लाई में है। तो ये जो मल्टीप्लाई वाला DO है जब ये लेफ्ट में आएगा तो ये डिवाइड में आ जाएगा, तो BO अपॉन DO हो जाएगा। BO अपॉन DO आंसर 2, इक्वल टू में रह जाएगा सिर्फ 2 और नीचे डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो यहाँ 1। तो आपने क्या ऑब्जर्व करा, जो BO अपॉन DO का रेशो का आंसर है वो AO अपॉन CO का भी है, यानी ये दोनों आपस में इक्वल है। तो एक कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो यहाँ हो गया और दूसरी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो यहाँ हो गया। तो हमारे पास ट्राइंगल जो है उसमें हम चेक करते हैं BO अपॉन DO। कहाँ है BO, ये वाली साइड BO है, मैं इसे अलग कलर से हाईलाइट कर देता हूँ। BO सिंगल मार्क से दिखाया, अपॉन DO इसे भी सिंगल मार्क से दिखाया। अब बात करें दूसरा रेशो, दूसरा रेशो है AO अपॉन CO का। AO इसको डबल मार्क से दिखाते हैं, अपॉन CO, CO को भी डबल मार्क से दिखाते हैं। अब आपको यहाँ ये देखना है, क्वेश्चन में पूछा है आपको ये बताना है ट्राइंगल AOB जो है वो किसके सिमिलर होगा। कहाँ है ट्राइंगल AOB, पहले तो हम ये चेक कर लेते हैं। AOB ट्राइंगल ये वाला है, इस पे नंबर 1 डाल देता हूँ मैं। आपको ये बताना है ये जो AOB ट्राइंगल है ये किसके सिमिलर हो सकता है। तो आप इस फिगर को नोटिस करें, ये बो जैसी जो है फिगर बन रही है, बो,
या ये कह लें डमरू जैसी फिगर दिख रही है, ए बी ओ सी डी। इसमें आपको ये और ये साइड का रेशो है, ये साइड और ये साइड का रेशो है, तो हमारे पास एस एस हो गई। एक कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ये दोनों हैं, एक कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ये दोनों है, एस एस। और ये जो एंगल है मिडिल वाला, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, आमने सामने के एंगल है, तो एक एंगल आ गया। तो एस ए एस कॉन्ग्रेंस यूज़ हो रही है कौन कौन से ट्राइंगल में? एक ट्राइंगल है ए ओ बी। यहाँ वर्टिसेस को ध्यान से देखें, तुक्का नहीं लगाना है, तुक्का काम नहीं करता है। ए ओ बी। अब इधर कौन सा वर्टेक्स लेना है? अब ऐसा नहीं है कि यहाँ ए है तो नीचे डी दिखाई दे रहा है तो आप डी ले लें, इतनी जल्दी नहीं करेंगे। यहाँ पर आपको साइडों को चेक करना है बहुत ध्यान से, कौन सी साइड पे मैंने डबल मार्क लगाया है और कौन सी साइड पे सिंगल मार्क लगाया है, उसको पे फोकस करेंगे, तब आपको आइडिया हो जाएगा। अब यहाँ देखेंगे बी ओ पे सिंगल मार्क है, तो बी ओ के ठीक सामने कौन सा वर्टेक्स है? ए। यहाँ मैं लिख लेता हूँ ए वर्टेक्स, सिंगल मार्क वाली साइड के सामने ए वर्टेक्स। तो दूसरे ट्राइंगल में सिंगल मार्क वाली साइड के सामने सी वर्टेक्स, यानी ए और सी कॉरस्पॉन्डिंग वर्टेक्स हो गए। डबल मार्क वाली साइड जो है फर्स्ट ट्राइंगल में, उसके सामने बी वर्टेक्स। तो दूसरे ट्राइंगल में डबल मार्क वाली साइड ये है, इसके ठीक सामने कौन सा वर्टेक्स बैठेगा? इसके ठीक सामने बैठेगा डी वर्टेक्स, ओ सी के सामने डी वर्टेक्स। तो यहाँ इसी से आइडिया मिल जाएगा हमें कि कौन सा ऑप्शन यहाँ सही है। ए के साथ सी वर्टेक्स होना चाहिए। यहाँ पर ए कहाँ लिखा है? फर्स्ट प्लेस पर, तो जिस ऑप्शन में फर्स्ट प्लेस पर सी होगा वो सही होगा। यहाँ तो फर्स्ट प्लेस पर सी है ही नहीं, ये गलत है। यहाँ पर फर्स्ट प्लेस पर सी है ही नहीं, ये भी गलत है। यहाँ पर फर्स्ट प्लेस पर सी आ रहा है, यानी ये ऑप्शन करेक्ट है। इसमें फर्स्ट प्लेस पर सी नहीं है तो ये भी गलत है। तो आपका करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो गया? यहाँ ऑप्शन नंबर सी हो गया। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। 13 क्वेश्चन में बोला है 30th टर्म ऑफ द एपी बताओ आप। यहाँ पर एक एपी दी है, तो एपी में सबसे पहले तो आप डिफरेंस फाइंड करें। डिफरेंस होता है T2 माइनस T1, सेकेंड टर्म है 7 माइनस T1, फर्स्ट टर्म है 10, और जब आप इन्हें माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा माइनस का 3। ये डिफरेंस आ गया। और फर्स्ट टर्म होता है ए, पहला टर्म हम ए से डिनोट करते हैं, ए की वैल्यू क्या है? 10। डिफरेंस भी आ गया, ए भी आ गया। और आपको बताना है 30th टर्म T30 का फार्मूला लगाएंगे। ए एन का फार्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1। एन को हटाकर आप 30 यूज़ करें, 30 माइनस 1 इंटू डिफरेंस, डिफरेंस है -3। ए की वैल्यू आप यूज़ करें 10 प्लस 29 इंटू -3। बॉड मास रूल फॉलो करें, जल्दी जल्दी में इन्हें प्लस ना करें, पहले बॉड मास रूल करेंगे। बॉड मास में मल्टीप्लाई आता है, तो प्लस 29 की मल्टीप्लाई -3 से करेंगे तो -9 3 जा 27, 3 2 जा 6, प्लस 2 8। इन्हें जब माइनस करेंगे तो आपका आंसर आएगा माइनस का 77। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो माइनस का 77 है, यानी ऑप्शन नंबर सी। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 13 करेंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। अनन्या डिपॉजिट सम मनी इन ए बैंक। कितनी मनी डिपॉजिट करती है? यहाँ पर बताया है शी डिपॉजिट, आरडी अकाउंट है, यहाँ साफ साफ बोला है रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट है, और वो डिपॉजिट करती है 2500 रुपीज़ पर मंथ। तो जो वैल्यू हम हर मंथ डिपॉजिट करते हैं बैंक में वो होती है प्रिंसिपल पी की वैल्यू कितनी है? 2500 रुपीज़। कितने साल तक डिपॉजिट कर रही है? 2 साल तक। तो 2 साल तक डिपॉजिट कर रही है, तो यहाँ पर आपको n लिखना है। n मीन्स नंबर ऑफ मंथ्स। 2 साल में कितने महीने हो जाएंगे? 24 महीने, तो 24 मंथ लेंगे n की वैल्यू। इफ़ शी गेट इतना एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी, ये आपकी मैच्योरिटी वैल्यू है MV का आंसर क्वेश्चन में गिवन है 66250। आपको बताना है इंटरेस्ट कितना मिला उसे, बैंक ने इंटरेस्ट कितना पे करा है वो बताना है। MV के नीचे MV का आप फार्मूला लिख लें। MV का फार्मूला होता है P इंटू एन प्लस आई, इक्वल टू में आप वही लिखें 66250।
अब यहाँ पर आपको इंटरेस्ट पूछा है तो जल्दी से इंटरेस्ट का फार्मूला ना लगाएं, वो गलती ना करें। वो स्टेप से भी आंसर आ जाएगा, लेकिन वो लॉन्ग मेथड है। सबसे बेस्ट मेथड क्या है कि आप एम के नीचे एम का फार्मूला लगाओ। अब पी को रिप्लेस करके पी की वैल्यू लो 2500 इंटू एन है नंबर ऑफ मंथ 24, प्लस आई को हटाकर आई का फार्मूला ना लगाएं, वो गलती ना करें, क्योंकि यहाँ पर अभी हमारे पास अननोन टर्म सिर्फ एक ही है, वो है आई, और वही हमें फाइंड करना है। तो जो चीज़ फाइंड करनी है वो अकेली एक अननोन टर्म है, तो बाकी सारे तो पता ही हैं। तो आपको आई का फार्मूला यूज़ करने की ज़रूरत क्या है, आप तो बस इनकी मल्टीप्लाई करके इन्हें उधर लाकर माइनस कर लें। तो 25 इंटू 24 करते हैं, तो 25 इंटू 24 हो जाएगा 5 4 जा 20, 4 2 जा 8, प्लस 2 10, 25 2 जा 50, और इनको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 600 आ जाएगा। तो 25 इंटू 24 करा तो 600 आया, और 2 ज़ीरो पहले से ही हैं यहाँ, इन्हें भी नोट कर देते हैं। तो 60,000 हो गया, प्लस आई इक्वल टू 66,250। और जब आई फाइंड करेंगे तो ये 60,000 उधर आके माइनस का हो जाएगा, और माइनस करके रिमाइंडर बचेगा 6250। यानी इंटरेस्ट जो बैंक हमें पे करेगा वो कितना पे करेगा, 6250। तो करेक्ट ऑप्शन हो गया ए। अब बात करते हैं 15 क्वेश्चन की। 15 क्वेश्चन में बोला है ट्राइंगल एबीसी और ट्राइंगल ईडीएफ सिमिलर है। अब जब ये ट्राइंगल सिमिलर है तो मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन में बताया था, फिगर जब बनाएं तो बहुत केयरफुली बनाएं। पहली फिगर आप अपनी चॉइस से बना दे सकते हैं, ए बी सी, यहाँ ए डाल देते हैं, या बी, और यहाँ सी। ईडीएफ, जब ईडीएफ ट्राइंगल बनाएंगे तो वर्टिसेस को मैच करके बनाएं। ए वर्टेक्स के साथ ई, यानी जहाँ ए लिखा था वहाँ ई आएगा। बी के साथ डी, बी ऊपर लिखा था तो ऊपर हम यहाँ दूसरे ट्राइंगल में डी लिखेंगे, और सी के साथ एफ, तो यहाँ एफ ले लेते हैं। ये फिगर हमने दोनों सिमिलर बना दी। अब वो पूछ रहा है कौन सा इनमें से ट्रू है। अब जब आपने ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर की फिगर सही से बना ली है तो यहाँ करस्पॉन्डिंग साइड्स एक एक मार्क से दिखा देते हैं। ये वाली, ये सेकंड वाली डबल मार्क से दिखा देते हैं, और ये थर्ड मार्क से दिखा देते हैं। तो यहाँ पर जो रेशो होता है सिमिलर ट्रायंगल्स में वो करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो होता है। तो अगर आप यहाँ रेशो बनाना चाहें तो ए बी अपॉन डी ई बनेगा, ए बी अपॉन डी ई इक्वल टू ए सी अपॉन ई एफ, ए सी अपॉन ई एफ इक्वल टू थर्ड वाला है बी सी अपॉन डी एफ, बी सी अपॉन डी एफ। तो यहाँ एक मिस्टेक ना करें, मैं आपको रिमाइंड करा देता हूँ जो ज़्यादातर बच्चे मिस्टेक करते हैं। आपने न्यूमरेटर में सारी की सारी साइडें कौन सी ली हैं, यहाँ ऊपर पहले वाले ट्राइंगल की ली हैं। अब ऐसा ना करें कि एक जगह तो आप न्यूमरेटर में इस ट्राइंगल की साइड ले रहे हैं ए बी सी की, और दूसरी जगह न्यूमरेटर में आप डी ई एफ की साइड ले रहे हैं। ये गलती ना करें। अगर एक जगह न्यूमरेटर में आपने ट्राइंगल ए बी सी की साइड रखी है तो हर जगह न्यूमरेटर में ए बी सी की ही साइड आनी चाहिए, और डिनोमिनेटर में डी ई एफ की साइड। तो यहाँ पे मैंने ये कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो बना दिया, जो कि किसकी मदद से आता है, सिमिलैरिटी की मदद से आता है। अगर दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो इक्वल होता है। अब आपको यहाँ चेक करना है कौन सा इनमें से स्टेटमेंट सही है। तो हम चेक कर लेते हैं। ये कह रहा है कि बी सी इंटू ई एफ, अगर बी सी इंटू ई एफ बनाना चाहते हैं तो आप ये लास्ट के टू रेशोज़ ले लें। इन लास्ट के टू रेशो में जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ई एफ इधर आके बी सी के साथ मल्टीप्लाई होगा, और डी एफ इधर आके ए सी के साथ, यानी बी सी इंटू ई एफ ये आ गया, ठीक है। डी एफ इंटू ए सी, चेक करते हैं ए सी और डी एफ, चाहे आप इसे रीड कर लें एफ डी, चाहे आप इसे रीड कर लें डी एफ, तो ये सही है। यानी कि ऑप्शन ए आपका सही है। बाकी ऑप्शन भी चेक कर लेते हैं। ए बी के साथ ई एफ मल्टीप्लाई हो रहा है, चेक करते हैं। ये रहा ए बी और ये रहा ई एफ, अगर इनमें क्रॉस मल्टीप्लाई करी जाए तो ए बी इंटू ई एफ आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तो ठीक दिया है। अब इक्वल टू के बाद चेक करते हैं क्या ये सही है या नहीं। ए सी इंटू डी ई, ए सी इंटू डी ई, ए सी इंटू डी ई, इन्हें क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ये भी ठीक है। तो यहाँ तो ये ऑप्शन भी सही आ गया। एक बार क्वेश्चन रीड करें, ऐसा कैसे हो सकता है कि दो ऑप्शन सही हो जाएं। तो क्वेश्चन रीड करते हैं। ओ यहाँ देखिए ये नॉट लिखा है, जो मिस्टेक मैंने करी है वो मिस्टेक आप ना करें। कई बार हम जल्दी जल्दी एग्ज़ाम में क्या होता है, क्वेश्चन रीड करते टाइम इसको भूल जाते हैं।
यहाँ लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ट्रू। तो आपसे ये पूछा गया है कौन सा इनमें से सही नहीं है। आपको ये नहीं बताना है सही कौन सा है, आपको बताना है गलत कौन सा है, ये देखना है। तो ये पहला ऑप्शन भी सही है, दूसरा भी सही है, आपको गलत ढूंढना है। चेक करते हैं सी वाला, बी सी इंटू डी ई, बी सी ये रहा और डी ई ये रहा, ये फर्स्ट वाला और थर्ड वाला रेशो। अगर मैं इनमें क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ तो बी सी इंटू डी ई बनेगा, ठीक है। डी एफ इंटू ए बी बनेगा, अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा तो बी सी डी ई की मल्टीप्लाई करूँगा और डी एफ ए बी की। चेक करें ए बी और डी एफ, यहाँ तो डी एफ है ही नहीं, यानी कि सी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन है। जो वो पूछ रहा था, वो पूछ रहा था कौन सा इनमें से गलत है, तो कौन सा गलत है इसमें, सी ऑप्शन गलत है, ए सही है, बी भी सही है। तो आपका आंसर यहाँ पर फाइनल आंसर जो है वो सी आंसर है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। 16 क्वेश्चन में क्या बोला है, फाइंड करें थर्ड प्रोपोर्शन। थर्ड प्रोपोर्शन फाइंड करने के लिए आपको फार्मूला याद रखना है, फर्स्ट अपॉन सेकंड इक्वल टू सेकंड अपॉन थर्ड। यहाँ सेकंड आएगा, फर्स्ट अपॉन सेकंड इक्वल टू सेकंड अपॉन थर्ड, ये फार्मूला होता है थर्ड प्रोपोर्शन फाइंड करने के लिए। फर्स्ट में आप यूज़ करेंगे ये फर्स्ट वाली वैल्यू, 6 4 जा 24 प्लस 1 25, 25/4 हम फर्स्ट में यूज़ करेंगे, 25/4 अपॉन सेकंड, सेकंड में यूज़ करेंगे 5, 5 के डिनोमिनेटर में आप यहाँ 1 ले लेंगे, क्योंकि न्यूमरेटर में फ्रैक्शन है तो डिनोमिनेटर में भी फ्रैक्शन लिया जाए, इससे कैलकुलेशन कन्फ्यूजिंग नहीं होती है। इक्वल टू सेकेंड वाली है आपकी 5 अपॉन थर्ड आपको फाइंड करना है, वो पूछ रहा है थर्ड प्रोपोर्शन बताओ इन दोनों का, तो थर्ड हमें x यूज़ करना है क्योंकि वो हमें पता करना है। अब यहाँ पे न्यूमरेटर में भी फ्रैक्शन है, डिनोमिनेटर में भी फ्रैक्शन है, तो जब ये ऊपर आएगा तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो 25/4 को कुछ नहीं करना है, मल्टीप्लाई लगाएं, 5/1 को रेसिप्रोकल करेंगे तो 1/5 और ये कट हो जाएगा 5 टाइम्स, और इक्वल टू में क्या है आपका 5/x, वो यूज़ करेंगे। अब 5 इंटू 1 करेंगे तो 5 अपॉन 4 इंटू 1 करेंगे तो 4 इक्वल टू 5/x। न्यूमरेटर का 5 इधर और लेफ्ट हैंड पे और राइट हैंड पे दोनों न्यूमरेटर 5 आप कैंसिल कर देंगे, तो x का आंसर क्या बचेगा, x इज इक्वल टू 4 बचेगा, बीच में यहाँ इक्वल का साइन है, x इज इक्वल टू 4। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर थर्ड प्रोपोर्शन का बी आंसर हो गया। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन नंबर 16 करेंगे। अब आते हैं सेक्शन बी पे। सेक्शन बी 12 मार्क्स का है, इसमें आपके 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन हैं सारे। 17 क्वेश्चन में क्या है, आपको बताना है अदर फैक्टर्स ऑफ द पॉलिनोमियल दिस। ये एक पॉलिनोमियल दिया है, इसके बाकी फैक्टर्स बताओ अगर एक फैक्टर x-2 है, तो ये तो फैक्टर है ही। अब आपको ढूंढना है ए बी सी और डी, ये जो पार्ट्स दिए हैं इनमें भी कौन सा फैक्टर इसका बैठेगा। तो ऐसे में आपको क्या करना है, आप डायरेक्ट ये वैल्यूज़ x की फाइंड करके इसमें पुट करें, जिसमें आंसर रिमाइंडर 0 बैठेगा वो फैक्टर होगा। फैक्टर वर्ड मैंने आपको ऑलरेडी अभी पढ़ाया था प्रीवियस क्वेश्चन में, सेक्शन ए में। फैक्टर वर्ड का मतलब होता है रिमाइंडर 0, तो जिसमें रिमाइंडर 0 बैठेगा दोनों ब्रैकेट्स का, वो ऑप्शन आपका सही होगा। तो पहले हम फर्स्ट ऑप्शन चेक कर लेते हैं। यहाँ पर x+1 दिया है, x+1 को अगर मैं इक्वल टू 0 लेता हूँ, x+1 इक्वल टू 0, तो x का आंसर -1 आएगा। अब ये -1 आप इसमें पुट कर करके देखो, तो 2 मल्टीप्लाई -1 x की जगह रखेंगे और क्यूब करेंगे, तो क्यूब करने से आंसर -1 का क्यूब -1 ही रहेगा, माइनस साइन, x की वैल्यू आप -1 यूज़ करेंगे, और -1 का जब स्क्वायर करेंगे तो -1 का स्क्वायर हो जाएगा +1, तो 1 लिख देंगे यहाँ। ये +1 आ रहा है लेकिन हम माइनस क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि ये माइनस तो ऑलरेडी यहाँ क्वेश्चन में पहले से ही है। अब माइनस साइन लगाते हैं, 5 की मल्टीप्लाई x से करनी है, x की वैल्यू -1 है, तो 5 इंटू -1 क्या होगा, -5, तो इसे हम ब्रैकेट में लिख देते हैं, क्योंकि एक माइनस पहले से ही है क्वेश्चन में, वो हमने यहाँ बाहर लग दिया, और जब x की वैल्यू डाली -1 तो आंसर फिर माइनस का आया, इसलिए 2 माइनस आ रहे थे तो ब्रैकेट यूज़ करी। अब -2 लिखे, अब आप इसे फर्दर सॉल्व करेंगे, 2 इंटू -1 होता है -2, -1 माइनस और माइनस होता है +5,
और -2। तो -2 और -2 हो जाएगा -4, -4 और -1 हो जाएगा -5, -5 और +5 का आंसर 0 आएगा, यानी ये तो रिमाइंडर 0 ही आ रहा है इसको यूज़ करके। अब बात करते हैं 2x-1 की। अब जब 2x-1 को सॉल्व करेंगे तो 2x-1 के लिए आपको पहले x बनाना पड़ेगा। तो x बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले आप 2x-1 को इक्वल टू 0 लेंगे। तो 2x-1 को जब आप इक्वल टू में 0 रखोगे तो ये बन जाएगा आपका 2x-1 इक्वल टू 0। तो माइनस का 1 उधर आके प्लस का 1 हो जाएगा और ये जो 2 यहाँ मल्टीप्लाई में है वो डिवाइड में आ जाएगा। तो x का आंसर 1/2 आएगा। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ आप 1/2 यूज़ करेंगे। तो ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई x की पावर 3, यानी x की वैल्यू 1/2 है। 1 की पावर 3 1 होता है और 2 की पावर 3 जब करेंगे तो 8 हो जाएगा और इन्हें कट करके 4 आ जाएगा। माइनस का साइन है तो माइनस लगा लेते हैं। x की पावर 2, 1 की पावर 2 1, 2 की पावर 2 करेंगे तो 4। तो ये आ रहा था 1/4, इन्हें कट करके क्या आया 1/4 और ये आया माइनस का 1/4। तो ये तो वैसे ही कट गए, एक प्लस का और एक माइनस का। हमने इन दोनों को सॉल्व कर लिया है। अब आगे बात करते हैं माइनस का 5x। तो माइनस का 5 मल्टीप्लाई साइन लगाएं x की वैल्यू क्या है 1/2 और साथ में है -2। तो जब आप इन्हें सॉल्व करेंगे तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ये कटेंगे तो है नहीं तो रिमाइंडर 0 ही नहीं आएगा। अब जब रिमाइंडर 0 नहीं आएगा तो यानी कि ये फैक्टर नहीं है। तो जब दोनों ब्रैकेट फैक्टर नहीं है तो ये ए ऑप्शन गलत है। अब हम आ जाते हैं ऑप्शन नंबर बी पे। बी पे x-1 का चेक करना है कि x-1 फैक्टर है या नहीं। तो इसके लिए भी आप वही वर्क करेंगे। क्या वर्क करेंगे, यहाँ मैं ये इरेज कर देता हूँ एक बार। हमने फर्स्ट ब्रैकेट में चेक करा था, फर्स्ट ब्रैकेट में फर्स्ट ऑप्शन में x+1 तो फैक्टर आया था लेकिन ये फैक्टर नहीं आया था। अब इसमें हम चेक करते हैं x-1। अगर आप x-1 इक्वल टू 0 लोगे तो x-1 इक्वल टू 0 लेने पे x की वैल्यू क्या बनेगी, x की वैल्यू बन जाएगी 1। अब जब यहाँ 1 यूज़ करा जाएगा तो जहाँ जहाँ x है अगर हम वहाँ 1 यूज़ करते हैं तो 2 इंटू 1 का क्यूब करेंगे तो 1 हो जाएगा, माइनस साइन, x है 1, 1 का जब स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, -5 इंटू 1 करेंगे तो माइनस का 5 आएगा और -2 को ऐसे ही लिखेंगे। इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे 2 -1 -5 -2, -2 + 2 कट जाएगा, बचेगा -1 -5, आंसर होगा -6। यानी रिमाइंडर तो 0 आ ही नहीं रहा, यानी कि ये फैक्टर नहीं है। अब जब ये फैक्टर नहीं है तो ऑप्शन बी तो गलत हो जाता है, इसे हम छोड़ देते हैं। अब ऑप्शन सी की बात करते हैं। सबसे पहले x+1 है, x+1 में अगर आप x की वैल्यू फाइंड करोगे तो आंसर x का -1 आएगा। अब आप इसमें दोबारा पुट करने की ज़रूरत ना करें, आपका टाइम वेस्ट होगा। क्यों टाइम वेस्ट होगा, क्योंकि x+1 तो हमने ऑलरेडी ए ऑप्शन में चेक कर रहा ही था, ये तो फैक्टर था क्योंकि इसमें रिमाइंडर 0 आ रहा था, तो ये तो सही है। अब बात करते हैं 2x+1 की। 2x+1 अभी तक हमने कहीं पर भी चेक नहीं करा, तो हम इस 2x+1 को चेक करते हैं। तो 2x+1 को पहले 0 लो, 2x+1 इक्वल टू 0। तो 2x इज इक्वल टू, ये जो +1 है उधर आके -1 होगा, तो x का आंसर -1 डिवाइड बाय 2। ये जो 2 मल्टीप्लाई का है ये उधर डिवाइड में आ जाएगा, तो माइनस का 1/2 यहाँ यूज़ करते हैं इसमें। तो ये होगा 2 मल्टीप्लाई -1/2 का क्यूब -1/2, x की वैल्यू है माइनस की 1/2 और बाहर स्क्वायर माइनस का 5 इंटू x की वैल्यू है -1/2 -2। अब 2 मल्टीप्लाई माइनस की पावर 3 है, जब भी माइनस की पावर 3 है, ऑड आए, ऑड पावर आए माइनस की पावर, तो माइनस लेना है आपने। 1 की पावर 3 1 होता है, 2 की पावर 3 करेंगे तो 8, माइनस ऐसे ही लगाएं। माइनस की पावर इस बार ब्रैकेट के बाहर इवन है, तो जब माइनस की पावर इवन होगी तो माइनस को हटा देंगे, तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, माइनस इंटू माइनस हो जाएगा +5/2 और -2 ऐसे ही लिखें।
अब 2 और 8 इन्हें कट कर सकते हो आप, क्योंकि इनके बीच में मल्टीप्लाई का साइन आ रहा है, तो हम इन्हें कट कर रहे हैं। तो यहाँ बन जाता है माइनस का 1/4। तो माइनस का 1/4 ये हो गया, एक माइनस का 1/4 ये हो गया, प्लस का 5/2 ये हुआ, और माइनस का 2 ये हुआ। इसके नीचे कुछ नहीं है तो इसके नीचे 1 ले लेते हैं और इन्हें एलसीएम लेके सॉल्व करते हैं। तो एलसीएम इन सब का 4, तो ये आएगा -1 प्लस 2 के टेबल में 4 2 टाइम्स आता है, 5 × 2 करेंगे तो 10, माइनस साइन 1 के टेबल में 4 4 बार आता है, 4 × 2 होता है 8। तो ये माइनस का 8 है, और ये माइनस का 1 और माइनस का 2, ये सारे माइनस के जो हैं हम इन्हें प्लस कर देते हैं। 8 और 1 9 और 1 10, तो माइनस का 10 बन जाएगा, और एक प्लस का 10 यहाँ है ही, और अपॉन में 4, तो -10 + 10 कट के आंसर 0 आ जाएगा। यानी ये भी एक फैक्टर है, क्योंकि रिमाइंडर 0 आ रहा है। तो इसलिए करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो गया? सी ऑप्शन। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, एक एक करके यहाँ से x की वैल्यू बनाएं = 0 लेकर, और वो इसमें पुट करके देखें। अगर दोनों ब्रैकेट्स के आंसर जो हैं 0 आते हैं रिमाइंडर, तो वो फैक्टर होगा, अदरवाइज़ नहीं होगा। तो इस तरह से ये 17 क्वेश्चन कर लें आप। अब बात करते हैं 18 क्वेश्चन की। 18 क्वेश्चन में आपको यहाँ पर एक इक्वेशन दी है और आपको पूछा है मैट्रिक्स M बताओ। तो M मैट्रिक्स को बताने के लिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, ये जो 3 है, ये 3 अंदर सबसे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो फर्स्ट मैट्रिक्स तो आपकी ऐसी ही रहेगी, 1 -2 4 3, इसे ऐसे ही लिखेंगे, प्लस का 2m = 3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 जा 9, 3 0 जा करेंगे तो 0, सबसे करनी है मल्टीप्लाई 3 की, 3 2 जा 6, और 3 × -3 करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 9। अब अगला बार क्या है, ये मैट्रिक्स लेफ्ट हैंड से हम राइट हैंड पे लाएंगे, तो ये मैट्रिक्स इधर आके माइनस हो जाएगी। तो जब इन्हें माइनस इधर लाकर करोगे आप माइनस, तो लेफ्ट हैंड पे रह जाएगा 2m। तो 2m का आंसर बनेगा, ये उधर आके माइनस होगी, तो 9 में से माइनस होगा 1, 9 में से माइनस करेंगे 1, तो ये बन जाएगा 8। 6 में से माइनस होगा 4, तो 6 में से 4 माइनस करेंगे तो 2। 0 में से माइनस होगा -2, 0 में से, ये मैट्रिक्स जब आप इधर लाओगे तो इस मैट्रिक्स के बाहर माइनस प्लस है, तो उधर आके माइनस हो जाएगा। तो इसीलिए 0 माइनस आएगा इस मैट्रिक्स में, और यहाँ -2 है, तो 2 माइनस हो जाएंगे, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये आएगा प्लस का 2। माइनस के 9 में माइनस करना है 3, तो -9 और -3 हो जाएगा माइनस का 12। अब ये 2m के साथ है मल्टीप्लाई में, तो जब ये 2 हम हटाएंगे तो डिवाइड हो जाएगा। तो 8 को डिवाइड करोगे तो 4 आएगा, 2 को डिवाइड करोगे 2 से तो 1, 2 को डिवाइड करोगे 2 से 1, 2 को डिवाइड करोगे -12 से, तो -12 को डिवाइड करेंगे 2 से, तो ये बन जाएगा -6। तो आंसर आया 4 1 1 -6। चेक करते हैं कौन सा ऑप्शन है, पहला ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ करेक्ट है। तो इस तरह से आप 18 क्वेश्चन करेंगे। अब बात करते हैं 19 क्वेश्चन की। 19 क्वेश्चन में क्या गिवन है, मिस्टर सिंह डिपॉजिट ₹1000 एवरी मंथ। तो ये तो आपके प्रिंसिपल है, जो मनी हम एवरी मंथ डिपॉजिट करते हैं वो प्रिंसिपल होता है। नंबर ऑफ मंथ एन से डिनोट करने होते हैं। 2 ईयर्स दिया है तो नंबर ऑफ मंथ बन जाएंगे 2 × 12 यानी 24, और रेट आपको गिवन है 5%। ये आर की वैल्यू हो गई आपकी 5%। अब आपको ये पूछा है देन द अमाउंट ही विल गेट ऑन द मैच्योरिटी। आपको बताना है कितना अमाउंट मैच्योरिटी पर मिलेगा। तो मैच्योरिटी वैल्यू फाइंड करनी है। एम वी का जो फार्मूला होता है, एम वी = P × N + I। P की वैल्यू अगर हम यहाँ पुट करें 1000 इंटू नंबर ऑफ मंथ है 24, प्लस I का फार्मूला होता है जो कि आपको याद रखना है, P × R × N ब्रैकेट N+1 अपॉन 2 × 12 × 100। ये फार्मूला यहाँ यूज़ करेंगे। 1000 × 24 करेंगे तो 24,000 प्लस P की वैल्यू 1000
रेट है आपका 5, n नंबर ऑफ मंथ 24, ब्रैकेट 24 प्लस 1 अपॉन 2 12 24, 2 इंटू 12 इंटू 100। लास्ट 2 zeros 100 की और 1000 की कट जाएंगी। 12 से 24 कट जाएगा 2 टाइम्स, और 2 से ये 2 कट जाएगा। तो डिनोमिनेटर में सब कुछ ओवर हो गया है। न्यूमरेटर में है आपका 24,000 प्लस 5 इंटू 10 50 इंटू 24 प्लस 1 करेंगे तो 25। अब आप इन्हें सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये बन जाएगा 24,000 प्लस 25, 5 जा होता है 125, और लास्ट ज़ीरो लास्ट में आ जाएगी। और जब आप इन्हें ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 25,250। तो हमारा मैच्योरिटी वैल्यू का जो आंसर आया वो आया 25,250, यानी कि करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी है। अब आ जाते हैं 20 क्वेश्चन पे। 20 क्वेश्चन में आपको फाइंड करना है x रेशो y, x अपॉन y फाइंड करना है। और यहाँ पर आपको गिवन क्या है, एक्स क्यूब प्लस 12x अपॉन 6x स्क्वायर प्लस 8 इक्वल टू वाई क्यूब प्लस 27y अपॉन 9y स्क्वायर प्लस 27। तो यहाँ पर आपको x रेशो y फाइंड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप यहाँ सबसे पहले कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो यूज़ करेंगे। दोनों चीज़ें यूज़ करनी है, कंपोनेंडो और डिविडेंडो। प्रॉपर्टीज़ ऑफ रेशो एंड प्रोपोर्शन यहाँ यूज़ करेंगे हम, तो ही यहाँ पर हम x रेशो y फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो यूज़ करेंगे। कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो में क्या करना होता है, आपने ऊपर, अगर आपका यहाँ पर कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो में मैं आपको प्रॉपर्टी बता देता हूँ पहले, a अपॉन बी इक्वल टू सी अपॉन डी होता है। तो कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो में क्या करते हैं, ऊपर प्लस और नीचे माइनस। ऊपर a और b प्लस हो जाएंगे। a रेशो b इक्वल टू सी रेशो d अगर होता है तो ऊपर a प्लस बी होगा और नीचे a माइनस बी होगा। यहाँ पर c प्लस डी हो जाएगा ऊपर, और नीचे c माइनस डी हो जाएगा। तो ये कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो होता है। न्यूमरेटर में प्लस होंगे और डिनोमिनेटर में दोनों चीज़ों को माइनस करना होता है। तो यहाँ पर भी हमें वही वर्क करना है। एक्स क्यूब प्लस 12x तो ऐसे ही रहेगा, ऊपर दोनों चीज़ों को ऐड करना है, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर, अपॉन में न्यूमरेटर वैल्यू माइनस करेंगे डिनोमिनेटर वैल्यू, और डिनोमिनेटर को जब माइनस करेंगे तो माइनस से दोनों चीज़ों के साइन चेंज हो जाएंगे। तो माइनस का 6x स्क्वायर हो जाएगा और माइनस का 8 हो जाएगा। साइन चेंज करेंगे, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर ऊपर करा, न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर नीचे करा, और माइनस करने की वजह से ये वैल्यूज़ हमारे साइन चेंज हो जाएंगे। यहाँ सेम वर्क आपको इक्वल टू के राइट साइड पे भी करना है। न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर अपॉन न्यूमरेटर माइनस करना है डिनोमिनेटर, और जब डिनोमिनेटर को माइनस करेंगे तो साइन बदल देंगे। माइनस का 9y स्क्वायर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 27। दोनों चीज़ों के साइन चेंज हो गए हैं। अब यहाँ पर आपको एक फॉर्मूला नज़र आएगा, एक्स क्यूब जो है एक्स का होल क्यूब है, प्लस 8 जो है वो 2 का होल क्यूब है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 इंटू, यहाँ पर आप कॉमन ले सकते हो, 12x और 6x में आप कॉमन ले सकते हो। कॉमन अगर आप लेंगे तो यहाँ पर आपको 6x कॉमन मिलेगा। तो यहाँ पर मैं इरेज करके 6x लिखता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो। 6x कॉमन, तो आपका ब्रैकेट में बचेगा 6 2 जा 12, 2x, सॉरी x तो हमने कॉमन ले लिया है, ओनली 2 बचेगा। यहाँ पर सिर्फ 2 बचेगा, x हमने ऑलरेडी कॉमन ले लिया है। 2 प्लस इन दोनों में से कॉमन निकाला है हमने 6x को, तो 6x यहाँ से कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा x। तो ये आ गया आपका, ये फार्मूला है a क्यूब
प्लस बी क्यूब प्लस 6 को अगर आप ब्रेक करें तो 6 का मतलब होता है 2 इंटू 3। हम इसे यहाँ अगले स्टेप में लिख के भी दिखाएंगे, मैं आपको करके दिखा देता हूँ। अभी हम डिनोमिनेटर में भी यही सेम वर्क कर लेते हैं। एक्स क्यूब को लिखते हैं एक्स का होल क्यूब, -8 को लिखेंगे -2 का होल क्यूब, और इनमें से आप जो है कॉमन लेंगे माइनस का 6x, प्लस का ना लें माइनस का लें, क्योंकि फार्मूला जो हमें बनाना है यहाँ वो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला बनाना है, तो इसलिए यहाँ पर आपको कॉमन जो लेना पड़ेगा वो माइनस कॉमन लेना पड़ेगा। माइनस का 6x, अब बचेगा यहाँ माइनस प्लस माइनस हो जाता है, 6 2 जा 12, माइनस और माइनस यहाँ हो जाएगा प्लस, माइनस माइनस प्लस, 6x कॉमन लेंगे इसमें से तो एक x बचेगा आपका। अब सेम वर्क आपको राइट हैंड पे भी करना है। वाई क्यूब को लिखेंगे आप, वाई का होल क्यूब होता है। 27 को आप लिखेंगे कि ये जो है 3 का होल क्यूब होता है, तो हम यहाँ लिख देते हैं +3 का क्यूब है। और इन दोनों में से आप प्लस का 9y कॉमन लें तो ये बचेगा 9 3 जा 27, y कॉमन ले ही लिया है हमने, 9 कॉमन ले लिया है, y 2 थे, एक y कॉमन लिया है तो एक y बच गया। डिनोमिनेटर में भी यही वर्क करना है, y क्यूब को लिखेंगे ये y का होल क्यूब होता है, और -27 जो है वो माइनस बाहर रहेगा 3 का क्यूब, 27 को बदल के 3 का क्यूब लिख दिया। अब इन दोनों में से जो कॉमन लेना है वो माइनस का नंबर कॉमन लें आप, 9y, तो माइनस का 9y जब आप कॉमन लेंगे तो माइनस प्लस हो जाएगा माइनस, 9 3 जा 27 तो 3 बचेगा, माइनस माइनस होता है प्लस तो प्लस आएगा, 9y कॉमन लेने के बाद यहाँ बचेगा y। तो ये एक आइडेंटिटी हो रही है। अगर मैं इस 6 को 2 इंटू 3 देखूँ, 6 का मतलब क्या हो गया 2 इंटू 3, तो यहाँ पर एक आइडेंटिटी बनेगी a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 2 इंटू एक्स भी है यहाँ पर, ये ध्यान रखेंगे। यहाँ पर मैंने सिर्फ 6 को चेंज करके दिखाया है, 6 का मतलब 2 इंटू 3, इस x को छोड़ना नहीं है, ये भी लेना है साथ में। तो आपको यहाँ जो फार्मूला यूज़ करना है वो फार्मूला है a क्यूब प्लस बी क्यूब वाला। a क्यूब प्लस बी क्यूब का जो फार्मूला होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू a प्लस बी, और सॉरी ये वाला यूज़ नहीं करेंगे, होल क्यूब वाला यूज़ करेंगे, a प्लस बी का होल क्यूब। ए प्लस बी का होल क्यूब जो होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 इंटू ए इंटू बी, ब्रैकेट में आता है ए प्लस बी, ये फार्मूला होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब का। और डिनोमिनेटर में आपका माइनस वाला फार्मूला आएगा, ए माइनस बी का होल क्यूब वाला फार्मूला। ए माइनस बी का होल क्यूब होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट ए माइनस बी। ये दो आइडेंटिटीज़ यहाँ हम यूज़ करना चाह रहे हैं, तो इसीलिए मैंने इस तरह से इसे दिखाया है। ये जो है हमें एक फार्मूला नज़र आ रहा है, ए क्यूब ये हो गया प्लस बी क्यूब प्लस 3 ये रहा, ए की वैल्यू 2 है और बी की वैल्यू ये x है, x भी है यहाँ पर, तो 3ab ये हो गया, और ब्रैकेट में a प्लस बी ये हो गया। अगर मैं x को a कहूँ, मैं यहाँ अलग कलर से आपको हाईलाइट करके दिखाता हूँ, यहाँ पर मैं x को a बोल रहा हूँ, तो जहाँ जहाँ x आएगा वहाँ वहाँ a होना है, ये भी a ये भी a। x को a बोल रहा हूँ तो ये भी a होगा, ये भी a होगा, ये भी a होगा, तो जहाँ जहाँ x था वहाँ वहाँ a बोल रहा हूँ मैं। जहाँ 2 का क्यूब आ रहा है ना, जहाँ 2 है वहाँ b बोल रहा हूँ मैं। फार्मूले में 2 की जगह b है, यहाँ सब जगह 2 में b होगा, ये वाला 2 भी b है, और यहाँ पर 6 को आप लिखेंगे 2 इंटू 3 तो वहाँ पे भी आएगा, 6 का मतलब 2 इंटू 3, ये 6 जो है 2 मल्टीप्लाई 3 है, तो इसमें भी आपको जो है b लेना है, 2 को, b को 2 लेना है। तो अब आप यहाँ जब फॉर्मूला रीड करेंगे तो ये बनेगा x का मतलब a का क्यूब ये है प्लस b का क्यूब ये है प्लस 3 इंटू ए की वैल्यू ये रही, b की वैल्यू ये रही, तो 3ab यहाँ बन गया। ब्रैकेट में b प्लस ए है, b प्लस ए बोल दो या a प्लस बी बोल दो, एक ही बात है। नीचे देखेंगे, नीचे फार्मूला है
ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3 इंटू ए इंटू बी ब्रैकेट ए तो प्लस का है और बी माइनस का है, तो इसे बोलेंगे ए माइनस बी। तो यहाँ पर आपको फार्मूला नज़र आ गया, तो हम यहाँ फार्मूला यूज़ कर देते हैं। ये ऊपर जो है प्लस वाला फार्मूला है, किसका फार्मूला है, एक्स प्लस 2 का होल क्यूब, और नीचे है फार्मूला माइनस वाला एक्स माइनस 2 का होल क्यूब इक्वल, ये जो फार्मूला है इसमें आपको y का क्यूब और 3 का क्यूब नज़र आ रहा है और सारे प्लस के हैं, तो ये जो फार्मूला है ये y प्लस 3 का होल क्यूब है, और नीचे जो है माइनस वाला फार्मूला है y माइनस 3 का होल क्यूब। अब आप ऑब्जर्व करेंगे कि लेफ्ट हैंड पे भी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में क्यूब्स आ रहे हैं, राइट हैंड में भी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में क्यूब्स आ रहे हैं। तो ऐसे में जब हम कंपेयर करते हैं ऑन कंपेयरिंग, तो क्यूब्स हट जाता है और क्यूब्स हट के बचेगा x प्लस 2 अपॉन एक्स माइनस 2 इक्वल टू वाई प्लस 3 अपॉन वाई माइनस 3। अब आपको क्या करना है, अब आप इसमें दोबारा से एक बार अगेन कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो यूज़ करेंगे दोबारा से। तो हम यहाँ दोबारा से कंपोनेंडो डिविडेंडो यूज़ कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा, ऊपर प्लस करेंगे x प्लस 2 प्लस एक्स माइनस 2, और नीचे न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर करेंगे, और जब डिनोमिनेटर को माइनस करेंगे तो साइन बदल देने हैं, माइनस का x कर देंगे और प्लस का 2 कर देंगे। इसमें भी वही करते हैं, y प्लस 3 प्लस वाई माइनस 3 अपॉन वाई प्लस 3, और ये हो जाएगा y प्लस 3 माइनस वाई माइनस का हो जाएगा प्लस 3, साइन बदल देंगे क्योंकि हमें माइनस करने हैं। अब प्लस 2 माइनस 2 कट जाएंगे और माइनस एक्स प्लस एक्स कट जाएंगे, यहाँ माइनस 3 प्लस 3 कट जाएगा और माइनस वाई प्लस वाई कट जाएगा। अब हमारे पास जो बचता है वो है x प्लस एक्स यानी कि 2x, 2 प्लस 2 यानी कि 4, और इधर बचेगा y प्लस वाई 2y, 3 प्लस 3 6। अब आप इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करें और आंसर बना लेंगे इजीली। तो हम यहाँ इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करके आ जाएगा 2 नीचे आ जाएगा यहाँ 6 के पास, तो 12 हो जाएगा। 4 नीचे वाला ऊपर आएगा 2 के पास, तो 4 2 जा 8 हो जाएगा। और ये जो y लिखा है यहाँ, ये हम नीचे इधर लेफ्ट हैंड पे डिवाइड में ले आएंगे, तो x अपॉन वाई 8 अपॉन 12 आया। 8 को कट करेंगे 4 से, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, तो आंसर बन जाएगा 2:3। x रेशो y का आंसर 2:3। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन है हम चेक कर लेते हैं, ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन नंबर 20 करेंगे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। An aeroplane traveled a distance of 400 किलोमीटर at an average speed of x किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पर आपको डिस्टेंस गिवन है और स्पीड भी गिवन है। ऑन द रिटर्न जर्नी, रिटर्न जर्नी मीन्स अब वो प्लेन वापस लौट रहा है, तो जिस प्लेस से चला था, सपोज करें ए प्लेस से प्लेन जो है टेक ऑफ करता है और कहाँ जाता है, प्लेस बी पर जाता है। तो ये कौन सी जर्नी कहलाती है, ए टू बी वाली ऑनवर्ड जर्नी, इसे हम बोलते हैं ऑनवर्ड जर्नी। अब वो वापस प्लेन लौट कर आ रहा है बी टू ए, तो इसे हम क्या बोलते हैं, रिटर्न जर्नी, इसे हम बोलते हैं रिटर्न जर्नी। तो प्लेन अब लौट कर आ रहा है, तो जिस प्लेस से चला था वो वापस उसी प्लेस पर जा रहा है, तो स्टार्टिंग पॉइंट और फिनिशिंग पॉइंट सेम है, तो इनके बीच की जो डिस्टेंस होगी वो भी आपकी क्या होगी, सेम होगी। तो यहाँ पर रिटर्न जर्नी में भी आपको डिस्टेंस 400 ही लेनी है, और ऑनवर्ड जर्नी में भी 400 लेनी है, और स्पीड x किलोमीटर पर आवर जो थी वो थी ऑनवर्ड जर्नी में। ऑन द रिटर्न जर्नी द स्पीड वाज इंक्रीज्ड बाय 40 किलोमीटर पर आवर। लेकिन जब प्लेन लौट रहा था तो उसकी स्पीड जो है वो बढ़ा दी थी, कितनी बढ़ा दी थी, 40 किलोमीटर पर आवर स्पीड बढ़ा दी थी। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको दोनों के लिए वर्क करना है। एक तो करना है आपको वर्क फॉर ऑनवर्ड जर्नी, फॉर ऑनवर्ड जर्नी के लिए भी वर्क करना है, और रिटर्न जर्नी के लिए भी आपको वर्क करना है। दोनों जर्नी के लिए वर्क करना है आपने। अब जर्नी सेम है,
जिस प्लेस से प्लेन उड़ा था वापस उसी प्लेस पर आ रहा है। तो दोनों में डिस्टेंस तो आपको सेम ही लेनी है। पहले में भी डिस्टेंस आप लेंगे 400 किलोमीटर और दूसरे में भी डिस्टेंस ली जाएगी 400 किलोमीटर। डिस्टेंस दोनों में सेम लेनी है क्योंकि जर्नी सेम है, प्लेसेस सेम है। जहाँ से प्लेन उड़ा था वापस वहीं आ रहा है तो सेम प्लेसेस हैं, तो इसलिए डिस्टेंस सेम होगी। स्पीड जो है जाते टाइम प्लेन की जो स्पीड थी वो x किलोमीटर पर आवर थी, तो हम यहाँ लिख देंगे स्पीड ऑफ प्लेन जो है ऑनवर्ड जर्नी में तो x किलोमीटर पर आवर है, और रिटर्न जर्नी में जो स्पीड है वो है इंक्रीज़ बोला है, इंक्रीज़ करी है प्लेन की स्पीड 40। तो यहाँ पर प्रीवियसली जो स्पीड थी वो तो x थी, इस बार आपको बढ़ा देनी है। कितनी बढ़ा देनी है? 40 बढ़ा देनी है। तो x प्लस 40 कर लेनी है किलोमीटर पर आवर। तो डिस्टेंस भी पता चल गई और स्पीड भी पता चल गई दोनों जर्नीज़ के लिए, ऑनवर्ड के लिए भी और रिटर्न के लिए भी। अब यहाँ पर हम टाइम फाइंड करते हैं, t1 फर्स्ट टाइम। ये टाइम कौन सा है? जब प्लेन अपनी डेस्टिनेशन पर जा रहा था ऑनवर्ड जर्नी में। तो टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, जिसमें आप डिस्टेंस लेंगे 400 अपॉन स्पीड में यूज़ करेंगे x। तो ये जो टाइम है आवर में आ जाएगा आपका 400 अपॉन x। दूसरी बार टाइम, ये कौन सी जर्नी है? ये रिटर्न जर्नी है, प्लेन अब लौट कर आ रहा है। तो यहाँ पर जो टाइम होगा वो t2 से डिनोट कर रहे हैं हम। टाइम का फार्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। इस बार जो डिस्टेंस है वो सेम है प्रीवियसली वाली ही, लेकिन स्पीड बढ़ा दी गई है। स्पीड जो प्लेन की है वो इस बार x प्लस 40 है। तो ये जो हमारा टाइम आया आवर्स में, ये आया है रिटर्न जर्नी का टाइम। अब इन्होंने क्या बोला था फर्स्ट पार्ट में? द एक्सप्रेशन फॉर द टाइम फॉर द रिटर्न जर्नी इज़। आपको बताना है जो एक्सप्रेशन टाइम के लिए बना है रिटर्न जर्नी में वो क्या है। तो ये रिटर्न जर्नी का वर्क करा है और इसमें हमने टाइम फाइंड करा है। हमारा आंसर आ रहा है 400 अपॉन एक्स प्लस 40। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी। तो ये हो गया आपका फर्स्ट पार्ट का आंसर। अब सेकंड पार्ट में बोला है इफ़ द रिटर्न जर्नी टुक 60 मिनट लेस। ये जो रिटर्न जर्नी में हमने टाइम निकाला है, क्वेश्चन कह रहा है कि ये जो टाइम है ये लेस है। कितना लेस है? 30 मिनट लेस। ये टाइम 30 मिनट कम है। किससे कम है? ऑनवर्ड वाली जर्नी से। यहाँ पर जो टाइम लगा था वो आप कह सकते हो कि 30 मिनट मोर लगा था, 30 मिनट मोर। ऐसा क्वेश्चन में बोला नहीं है लेकिन ये हमारी अंडरस्टैंडिंग है। क्या अंडरस्टैंडिंग है? अगर ये वाला टाइम 30 मिनट कम है इस वाले से, तो हम ये भी कह सकते हैं कि ये वाला टाइम जो है t1 ये 30 मिनट ज़्यादा है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको 2 नंबर दे देता हूँ। सपोज़ एक नंबर है 2 और एक नंबर है 5। आप इजीली बता सकते हैं कि 2 जो है ये 3 लेस है, 3 लेस। 2 जो है वो 3 कम है। किससे कम है? 5 से। तो मैं ये भी कह सकता हूँ कि 5 जो है वो 3 मोर है। किससे? 2 से। अगर 2 3 कम है तो आप ये भी बोल सकते हो कि 5 3 ज़्यादा है। उसी तरह यहाँ भी है कि ये जो टाइम था ये 30 मिनट कम था, t2 वाला टाइम 30 मिनट कम। तो t1 वाला जो टाइम है वो 30 मिनट फिर ज़्यादा होगा। तो दोनों में जो डिफरेंस आ रहा है वो आ रहा है 30 मिनट का। यहाँ पर जो डिफरेंस दिया है दोनों टाइम्स में वो है आपका 30 मिनट। तो डिफरेंस का मतलब क्या होता है? डिफरेंस मीन्स माइनस। तो यहाँ पर आपको सब्ट्रैक्ट करके डिफरेंस की वैल्यू 30 लेनी है। अब डिफरेंस का रूल होता है लार्जर वैल्यू पहले आएगी, तो लार्जर माइनस स्मॉलर करेंगे। और डिफरेंस में आपको इक्वल टू में क्या लेना है? 30 मिनट, क्योंकि 30 मिनट का डिफरेंस चल रहा है दोनों की टाइमिंग में। तो लार्जर वैल्यू आपकी कौन सी है? 30 मिनट मोर, ये वाली है t1। तो हम यहाँ t1 की वैल्यू लेंगे 400 अपॉन एक्स, माइनस स्मॉलर की वैल्यू है t2, तो ये लेंगे 400 अपॉन एक्स प्लस 40। इक्वल टू में आपको 30 मिनट लेना है। ये मिनट है तो हम इसे आवर में चेंज करने के लिए डिवाइड बाय 60 कर लेते हैं। 30 1 जा 30, 32 जा 60। तो ये अब जो है 1/2 आवर बन गया है। अब यहाँ पर आप एलसीएम लोगे डिनोमिनेटर्स का, x और x प्लस 40 का जब एलसीएम लेंगे तो x भी आएगा मल्टीप्लाई x प्लस 40 भी आएगा।
एक्स का टेल पढ़ेंगे तो एक्स ओवर हो जाएगा, बचता है एक्स प्लस 40। तो एक्स प्लस 40 की 400 से मल्टीप्लाई होनी है, तो आप इसे इस तरह लिख लें 400 मल्टीप्लाई एक्स प्लस 40 ब्रैकेट में, माइनस साइन लगाएं। एक्स प्लस 40 का टेल पढ़ेंगे तो एक्स प्लस 40 ओवर हो जाएगा, बचेगा एक्स, एक्स के ऊपर वाले 400 से मल्टीप्लाई होगी तो ये बन जाएगा 400x, और इक्वल टू में आपका है 1/2। अब आप मल्टीप्लाई करेंगे 400 इंटू एक्स करेंगे तो 400x हो जाएगा, प्लस 4 इंटू 4 करेंगे तो 16, लास्ट की 2 ज़ीरो यहाँ पर और लास्ट की 1 ज़ीरो यहाँ पर, ये 3 ज़ीरो हम यहाँ आंसर में यूज़ कर लेंगे, माइनस 400x ऐसे ही लिखें, अपॉन में x इंटू एक्स करेंगे तो एक्स स्क्वायर होगा, प्लस x इंटू 40 करेंगे तो ये होगा 40x, इक्वल टू में आपका 1/2 है। प्लस का 400x और माइनस का 400x कट जाएगा, तो यहाँ पर बचता है 16,000। ये है हमारा 16,000 इक्वल टू, ये जो 2 यहाँ डिवाइड में है ये हम यहाँ पर लाएंगे मल्टीप्लाई में, तो 16,000 मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा, और ये जो यहाँ डिवाइड में है ये यहाँ 1 के पास मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो 1 के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर एक्स स्क्वायर प्लस 40x ही आएगा। अब आपको मल्टीप्लाई करनी है तो 16 टू जा होता है 32,000 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 40x। अब ये जो 32,000 है ये हम राइट हैंड पे लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, तो हमारी यहाँ एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन तैयार हो जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस 40x माइनस 32,000, और यहाँ पर जब माइनस 32,000 हट जाएगा तो यहाँ रह जाएगा 0, तो इक्वेशन बन जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस 40x माइनस 32,000 इक्वल टू 0। तो चेक करते हैं कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही बैठ रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस 40x माइनस 32, एक्स स्क्वायर प्लस 40x माइनस 32,000, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन नंबर 21 करेंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करना है, यहाँ पर आपको सेट ए गिवन है, सेट बी गिवन है, और यहाँ पर आपको इन इक्वेशन गिवन है, इन इक्वेशन, इसको सबसे पहले तो आप इन इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। इन इक्वेशन आपको गिवन है ए वाली -8 लेस देन 5x प्लस 2। आप इसको रीड कैसे करेंगे, ये मिडिल वाला टर्म आपको रीड करना होता है पहले, तो इसे आप रीड करेंगे 5x प्लस 2 इज़ ग्रेटर देन -8 बट लेस देन इक्वल टू 17, और यहाँ पर बोला है x बिलोंग टू इंटीजर, तो इंटीजर का मतलब है आप माइनस वाली वैल्यूज़ भी ले सकते हैं, प्लस वाली वैल्यूज़ भी ले सकते हैं। तो आप यहाँ पर पहले इसे सॉल्व कर लें, बीच में एक लाइन खींचते हैं, पहले आप इतना पार्ट लेंगे और इन दोनों को सॉल्व करेंगे, -8 लेस देन 5x प्लस 2। तो आप इसे जब सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा +2 इधर आ जाएगा तो माइनस का 2 हो जाएगा, तो माइनस का 8 और माइनस का 2 हो जाएगा माइनस का 10, तो ये आ जाएगा 5x की तरफ ओपन साइन है तो इसे हम ग्रेटर बोलेंगे, 5x इज़ ग्रेटर देन -10, 5x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर डिवाइड में आ जाएगा, तो माइनस का 10 डिवाइडेड बाय 5, x इज़ ग्रेटर, x की तरफ ओपन है तो x इज़ ग्रेटर देन -10/5, तो यहाँ पर आ गया आपका आंसर x का कि x इज़ ग्रेटर देन -2। आप जब इन्हें कट करेंगे तो आपको मिलेगा -2, तो इसलिए x की तरफ ओपन साइन था तो मैंने भी यहाँ ओपन ही लगाया है, कंफ्यूज ना हो, मैंने पलट के ज़रूर लिख दिया है, लेकिन आप अगर ध्यान से देखें यहाँ पर x की तरफ ओपन साइन था, अभी भी मैंने x की तरफ ओपन ही लगाया है, x इज़ ग्रेटर देन -2। अब नेक्स्ट 2 भी करते हैं सॉल्व, मिडिल और लास्ट वाले को सॉल्व करते हैं, तो ये आएगा 5x प्लस 2 इज़ लेस देन इक्वल टू 17, तो ये प्लस का 2 जो है ये इधर लाएंगे आप, तो प्लस का 2 इधर आगे माइनस का 2 हो जाएगा, और जब माइनस का 2 होगा 17 में से माइनस करेंगे 2 को तो ये आंसर आएगा 15। अब ये मल्टीप्लाई वाला 5 आप यहाँ डिवाइड में लाएंगे, तो डिवाइड में जब लाएंगे तो x इज़ लेस देन इक्वल टू 5 3 जा 15 होता है तो 3 आ जाएगा। अब आप इन दोनों आंसर्स को कंबाइंड करेंगे, जब आप इन दोनों आंसर्स को कंबाइंड करोगे तो आप कैसे लिखोगे, x को तो लिखना है आपने मिडिल में, एक तरफ x के ओपन साइन आएगा और दूसरी तरफ x के क्लोज साइन आएगा, x की तरफ ओपन है तो इसका मतलब x ग्रेटर,
यहाँ पर देखेंगे इस इक्वेशन में x की तरफ ओपन साइन है, तो x इज़ ग्रेटर देन -2, यहाँ पर लेंगे आप -2। अब ये वाली इक्वेशन यहाँ नोट करनी है, तो x की तरफ क्लोज साइन है, इसमें भी x की तरफ क्लोज साइन है, लेकिन नीचे इक्वल का साइन और खींचा हुआ है, तो यहाँ पर भी हम इक्वल का साइन खींच लेते हैं। तो ये हो जाएगा x इज़ लेस देन इक्वल टू 3। तो आपको यहाँ सॉल्यूशन लिखना है, इंटीजर बोला था x बिलोंग टू i, तो जब इंटीजर्स बोले हैं तो सॉल्यूशन जो होगा वो माइनस का और प्लस का दोनों हो सकते हैं। तो -2 से बड़ी वैल्यूज़ लिखनी है, तो -2 से बड़ा होता है -1, -1 से बड़ा होता है 0, उससे बड़ी वैल्यू 1, उससे बड़ी वैल्यू 2। अब यहाँ x की तरफ क्लोज साइन है, क्लोज का मतलब होता है लेस, x इज़ लेस देन 3। अब लेस देन 3 में तो 2 तक आता है, लेकिन ये नीचे इक्वल का साइन और खिंचा हुआ है, जिसके कारण हमें ये 3 भी आंसर में इंक्लूड करना है। तो ये आंसर में 3 भी इंक्लूड कर देते हैं। तो ये आंसर हो गया हमारा x की जो वैल्यूज़ आई हैं सॉल्यूशन की, ये किसका, ये कौन सा सेट है, ये सेट A है। तो ये जो आंसर आया है ये A सेट का आया है। तो मैं यहाँ लिख भी देता हूँ, ये जो हमारा सॉल्यूशन आया है ये सेट A का सॉल्यूशन है। तो सेट A का आंसर आ गया आपका -1, 0, 1, 2 एंड 3। अब बात करते हैं B के सॉल्यूशन की। तो जो B का सॉल्यूशन है वो है आपका, पहले हम इन इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले -2 और 7 + 3x को सॉल्व करेंगे। तो हम पहले यहाँ नोट कर लेते हैं -2, ये इरेज कर लेते हैं साइन। यहाँ पर आपको गिवन है 7 + 3x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू -2। इसे रीड कैसे करेंगे, 7 + 3x पहले बोलें, फिर ग्रेटर देन। क्यों बोल रहा हूँ मैं ग्रेटर, क्योंकि 7 + 3x की तरफ ओपन साइन आ रहा है, ओपन साइन आ रहा है इसलिए ये ग्रेटर पढ़ा जाएगा। तो 7 + 3x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू -2। अब आप ये जो प्लस का 7 है इसे इधर ले आएँ तो ये माइनस का 7 हो जाएगा। तो -2 और -7 जो है वो -9 बन जाएगा, और यहाँ साइन सेम आएगा और 3x भी सेम आएगा। अब ये 3 यहाँ मल्टीप्लाई से उधर डिवाइड में आएगा, तो जब -9 को हम 3 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा -3। साइन ऐसे ही लगाएं, x ऐसे ही लिखिए। ये हो गई आपका, थोड़ा सा सॉल्व कर लिया हमने b के लिए। अब हम इस मिडिल वाले को लास्ट वाले के साथ भी सॉल्व करेंगे। मिडिल में क्या है, 7 + 3x, 7 + 3x को 17 के साथ भी सॉल्व करना है। 7 + 3x लेस देन 17। यहाँ पर दो इनइक्वालिटीज़ आ रही हैं, आप ध्यान से देखें। तो पहली इनइक्वालिटी यहाँ है और दूसरी इनइक्वालिटी यहाँ है। तो पहले जो हमें सॉल्व करना होता है वो करना होता है इन दोनों को, जो फर्स्ट इनइक्वालिटी है उसके जो लेफ़्ट और राइट पे होता है उसे सॉल्व करते हैं, और बाद में जो हमें सॉल्व करना होता है वो फर्स्ट इनइक्वालिटी छोड़ देते हैं, सेकंड इनइक्वालिटी का यूज़ करते हैं। तो सेकंड इनइक्वालिटी के लेफ़्ट पे जो लिखा है वो है 7 + 3x, और सेकंड इनइक्वालिटी के साइन के जो राइट पे लिखा है वो 17 लिखा है। तो इन दोनों को सॉल्व करेंगे इस बार। प्लस का 7 उधर आएगा तो माइनस का 7 हो जाएगा, तो ये होगा 3x इज़ लेस देन 17, और ये जो प्लस का 7 है ये इधर आएगा माइनस का 7 हो जाएगा। तो 17 - 7 जब आप करेंगे तो आंसर आएगा 10। अब ये 3 यहाँ मल्टीप्लाई से उधर डिवाइड में आएगा, तो x इज़ लेस देन 10 डिवाइडेड बाय 3। अब 10 डिवाइडेड बाय 3 जो है ये कट तो सकते नहीं, तो आप इसे डेसिमल में कन्वर्ट कर लें, और जब आप डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो आंसर आएगा 3.3 समथिंग। तो हम यहाँ लिख देते हैं x इज़ लेस देन 3.3, और ये जो है x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू -3। अब हम इन दोनों आंसर्स को कंबाइंड करेंगे और b का सॉल्यूशन लिखेंगे। अच्छा, b में कैसा सॉल्यूशन दिया कहा है इन्होंने, x बिलोंग टू r। जब ये रियल बोल रहा है तो आप यहाँ कॉमास लगा के आंसर नहीं लिखेंगे जैसा हमने a में लिखा था। हमने यहाँ a में सॉल्यूशन जो लिखा था, सॉल्यूशन सेट a का, वो कॉमास लगा के लिखा था। क्यों, क्योंकि इसमें इंटीजर बोला था। तो जब इंटीजर बोलता है या नेचुरल या होल बोलता है तो हम कॉमास का यूज़ करके लिखते हैं सॉल्यूशन का। जो आंसर होता है, जो आंसर हमें लिखना होता है वो कॉमास का यूज़ करके लिखते हैं। लेकिन जब रियल बोलता है तो आंसर हमें कॉमास लगा के नहीं लिखना होता है, उसे हम सेट बिल्डर फॉर्म में लिखते हैं, रोस्टर में नहीं लिखते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखते हैं। तो आप इन दोनों को कंबाइंड करेंगे और बी का सॉल्यूशन लिखेंगे। तो बी का सॉल्यूशन क्या है, बी का सॉल्यूशन है
x such that x belong to r, x सच दैट x की वैल्यू जो है वो r है, r मीन्स रियल वाली है वैल्यूज़, और x की वैल्यूज़ ग्रेटर देन इक्वल टू -3 है बट लेस देन 3.3 है। ये सॉल्यूशन हो गया बी सेट का। तो इन दोनों को मैंने मर्ज कर दिया, मर्ज करके एक ही बना दिया। x की तरफ ओपन है, ओपन का मतलब ग्रेटर साइन, ग्रेटर देन, तो x किससे ग्रेटर है, -3 से ग्रेटर है, और इक्वल भी था तो इक्वल भी लगा दिया, और लेस देन किससे है, 3.3 से। तो ये मैंने b का सॉल्यूशन लिख दिया। अब b का सॉल्यूशन जो है वो नंबर लाइन पे कैसे बनेगा, नंबर लाइन पे बना लेते हैं बी सेट का सॉल्यूशन। बी सेट जो है ये मैं नंबर लाइन बनाता हूँ, -2 -1 0 1 2 3 4 5। एक नंबर लाइन और बना लेते हैं, ये हम नंबर लाइन ए के लिए बना लेते हैं, पहली ए के लिए बनाते हैं, दूसरी बी के लिए। -2, थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं, -3 भी ले लेते हैं क्योंकि हमारा आंसर में -3 भी आ रहा है, तो इस नंबर लाइन को थोड़ा सा और बड़ा कर लिया जाए, -3 भी ले लेते हैं यहाँ, -3। -3 के नीचे -3 लिखा है, -2 के नीचे -2। ऐसे लिखने से हमारी मिस्टेक नहीं होती और हमें आंसर बताने में इजी हो, हेल्प मिलती है, इसलिए हम सेम के नीचे सेम लिख रहे हैं यहाँ। 0 के नीचे 0 1 2 3 4 5। तो ए वाला जो सॉल्यूशन है वो तो कॉमास है क्योंकि इंटीजर बोला था, तो -1 पे आप सर्कल कर दो, ये हो गया फर्स्ट वैल्यू ए की। 0 पे आंसर है, यहाँ हम हाईलाइट कर देते हैं 0 को, 1 को भी हाईलाइट कर देते हैं, 2 को भी हाईलाइट कर देते हैं, 3 को भी। तो ये जो मैंने हाईलाइट करके दिखाए हैं ये सॉल्यूशन ऑफ सेट ए है। अब बात करते हैं बी सेट की। तो बी सेट जो है वो तो रियल वाला है, तो रियल में हम इस तरह से डॉट डॉट नहीं बनाते, उसमें हमें इस तरह से कलर्ड करके बनानी होती है, पूरी नंबर लाइन को कलर्ड करके, क्योंकि रियल में जो है आपके मिडिल बिटवीन वाली वैल्यूज़ भी आ जाती है, जो दो नंबर्स के बीच में डेसिमल वाली वैल्यू होती है वो भी इंक्लूड होती है रियल में। तो इसलिए रियल में हमें पूरी नंबर लाइन कलर्ड करके बनानी होती है। तो यहाँ पर हमारा बी का जो सॉल्यूशन आया था वो रियल आया था। एक्स की वैल्यू यहाँ पर लिखा है एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू -3, एक्स की तरफ ओपन है तो -3 से बड़ी है और इक्वल भी खिंचा हुआ है नीचे। तो सबसे पहले तो हम -3 पे सर्कल करेंगे और इक्वल बोला है तो इसलिए मैं इसको कलर भी करूँगा। अगर ये इक्वल का साइन नीचे ना लगा होता तो मैं ये एम्प्टी सर्कल बनाता, जैसे यहाँ ऑप्शन सी में बना हुआ है। तो ये मैंने -3 को कलर कर दिया, और कलर इसलिए करा क्योंकि नीचे इक्वल का साइन था। अब हमें लिखनी है लेस देन 3.3। 3.3 जो है वो 3 और 4 के बीच में आता है, 3 और 4 के बीच में हम यहाँ सर्कल बनाएंगे, इधर निशान लगा देते हैं 3 और 4 के बीच में, यहाँ एक सर्कल बना लेते हैं और इसे लिख देते हैं ये कौन सी वैल्यू है, ये 3.3 वाली वैल्यू है। अब इसके बीच की सारी वैल्यूज़ हमें कलर्ड करनी है, क्यों, क्योंकि रियल नंबर लाइन है और रियल नंबर लाइन में ये सारी बिटवीन वाली वैल्यूज़ आपकी आंसर में इंक्लूड होंगी, तो ये सारी हमें कलर्ड करनी है। तो बी का जो सॉल्यूशन है वो -3 से लेकर 3.3 तक है, जिसमें -3 कलर्ड है, इसका मतलब -3 को इंक्लूड करा हुआ है हमने सॉल्यूशन में, और 3.3 कलर्ड नहीं करा। 3.3 को मैंने एम्प्टी बनाया है, एम्प्टी सर्कल, इसमें कलर नहीं करा क्योंकि यहाँ पर इक्वल का साइन नहीं था। अब आपको पूछा क्या है क्वेश्चन में, ए इंटरसेक्शन बी पूछा है, तो ए इंटरसेक्शन बी का मतलब कॉमन, सेम थिंग, कौन सी चीज़ दोनों में सेम है। तो आप ए में देखेंगे, ए में -1 कलर्ड है, जबकि बी में -1 तो कलर्ड है ही, बाकी बची हुई वैल्यूज़ भी जो पॉइंटों वाली वैल्यूज़ हैं, पॉइंट में डेसिमल में, वो भी कलर्ड है, सारी कलर्ड है। तो हमें तो वो लेनी है जो दोनों में मिल जाए। तो -1 ए में भी कलर्ड है, बी में भी कलर्ड है, तो -1 हो गया सॉल्यूशन ए इंटरसेक्शन बी का।
ए इंटरसेक्शन बी का जो आंसर है, एक तो हो गया -1, पॉइंट वाली वैल्यूज़ नहीं आएंगी, क्यों? क्योंकि हमें इंटरसेक्शन बताना है और इंटरसेक्शन में सेम चीज़ ली जाती है। तो ए में तो पॉइंट वाली वैल्यूज़ आ ही नहीं रही, ए में तो -1, 0, 1 आ रहा है, पॉइंट वाले है ही नहीं, इसलिए ए इंटरसेक्शन बी में भी पॉइंट वाली वैल्यूज़ नहीं लेनी है आपने। 0 इसमें भी कलर्ड है, इसमें भी कलर्ड है, तो 0 भी आंसर आएगा। 1 दोनों में कलर्ड है, 1 को ले लेते हैं। 2 भी दोनों में कलर्ड है, 3 भी दोनों में कलर्ड है, तो 1, 2, 3। और आगे जो है 3 के बाद ए में कोई भी कलर्ड नहीं है, यानी ए की नंबर लाइन अब फिनिश हो गई है। तो अब हमें कॉमन दोनों में कुछ भी नहीं मिल पाएगा। तो फाइनली जो ए इंटरसेक्शन बी का आंसर है वो ये कॉमाज वाले है। अब जब ये कॉमाज वाले हैं, पॉइंटों वाली वैल्यू तो है नहीं, तो रियल वाले ऑप्शन तो दोनों गलत हो जाते हैं। सी और डी ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता, बचे ए और बी ऑप्शन। तो हम देख लेते हैं कौन सा सही है। -1, 0, 1, 2 एंड 3। -1, 0, 1, 2। फर्स्ट वाला ऑप्शन भी गलत है क्योंकि इसमें 3 इंक्लूड नहीं है। -1, 0, 1, 2 एंड 3, ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन नंबर 22 करेंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सेक्शन सी। सेक्शन सी में जो है आपके 12 मार्क के क्वेश्चन आएंगे। 3 मार्क के जो है यहाँ पर आपके 4 क्वेश्चन है। 4 मार्क के 3 क्वेश्चन है, सॉरी, 4 मार्क के 3 क्वेश्चन है ये। तो इन्हें भी सॉल्व कर लेते हैं हम। पहला क्वेश्चन क्या है, इन द गिवन फिगर ए बी ई एफ एंड डी सी आर पैरेलल। ए बी ई एफ और डी सी, ये 3 लाइन पैरेलल्स हैं आपस में। ए बी की वैल्यू 67.5 है, तो मैं यहाँ फिगर में लिख देता हूँ, दिस इज 67.5। डी सी 40.5। ए ई जो है 52.5। ये 3 साइडें हमें गिवन है। वो कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट करेक्ट। आपको यहाँ बहुत ध्यान से पढ़ना है, नॉट वर्ड भी आ रहा है, तो आपको ये बताना है कौन सा इनमें से गलत है, सही नहीं है, यानी कि गलत कौन सा है। तो पहला बोला है इन्होंने ट्राइंगल ए बी सी, ये जो बीच में साइन है ये सिमिलर का साइन है, सिमिलर टू ट्राइंगल ई एफ सी। कहाँ है ए बी सी ट्राइंगल? ए बी सी, पहला ट्राइंगल ये है ए बी सी, ए बी सी, और दूसरा ट्राइंगल है ई एफ सी, ई एफ सी, ई एफ सी। एक छोटा ट्राइंगल है और एक बड़ा ट्राइंगल है। वो कह रहा है ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर लिखे हैं, तो आपको देखना है ये सिमिलर है या नहीं। पहले तो हम ये चेक कर लेते हैं। ये दोनों लाइन पैरेलल्स है, जब ये दोनों लाइन पैरेलल है तो ये एंगल और ये एंगल कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएंगे, और ये सी वाला एंगल तो कॉमन हो जाएगा। तो ए प्रॉपर्टी से आप दोनों ट्राइंगल को सिमिलर कह सकते हैं, यानी ये स्टेटमेंट तो सही है। और आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट गलत है। तो ये ऑप्शन तो आंसर हो नहीं सकता क्योंकि ये तो सही है स्टेटमेंट। दूसरा ऑप्शन चेक करते हैं, ई बी एफ, ई बी एफ, ये छोटा ट्राइंगल है इस तरह से, ई, यहाँ पर ई है आपका, यहाँ बी और यहाँ एफ। और दूसरा ट्राइंगल है डी बी सी, ट्राइंगल डी बी सी, डी बी सी, इसी में ही आ रहा है बड़ा ट्राइंगल भी, डी बी सी। एक स्मॉल ट्राइंगल है और एक लार्ज ट्राइंगल है, और ये दोनों लाइन पैरेलल्स भी हैं। जब ये लाइन पैरेलल्स हैं तो आप सबसे पहले तो ये कॉमन एंगल हो गया बी, छोटे ट्राइंगल में भी मिल जाएगा, ये बड़े ट्राइंगल में भी मिल जाएगा, तो कॉमन एंगल हो गया पहला ए। और दूसरी चीज़, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, तो छोटे ट्राइंगल में ये वाला एंगल और बड़े ट्राइंगल में ये वाला एंगल आपस में इक्वल होंगे। ऐसे एंगल्स कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं, तो दूसरा एंगल भी आपको इक्वल मिल गया। तो जब दो एंगल ट्राइंगल्स में आपस में इक्वल होते हैं तो वो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं। तो यहाँ पर ये जो स्टेटमेंट सिमिलर वाला दिया है ये भी सही है। अब अगला ऑप्शन देखते हैं, सी डी ई एंड ए बी ई, सी डी ई ए बी ई, इन्हें भी चेक कर लेते हैं। फिगर कुछ इस तरह से आ रही है, ए बी ई और यहाँ है डी सी, और ये लाइन पैरेलल्स लाइन है।
तो जब ये लाइन पैरेलल लाइन है तो सबसे पहले तो आप यहाँ पर इंटीरियर अल्टरनेट एंगल ले सकते हो पैरेलल लाइन की मदद से। ये एंगल और ये एंगल इंटीरियर अल्टरनेट हो जाएंगे क्योंकि यहाँ z बन रहा है, पैरेलल लाइंस भी है आपके पास और z शेप की फिगर आ रही है, इसलिए इंटीरियर अल्टरनेट एंगल हो गया। और दूसरी चीज़, ये दोनों आमने सामने के एंगल है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। इन्हें हम जब भी दो क्रॉस बनता है, दो स्ट्रेट लाइन आपस में इंटरसेक्ट करती हैं तो आमने सामने के एंगल्स इक्वल होते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो दो एंगल्स आपको इसमें इक्वल मिल गए। अब जब दो एंगल आपको इक्वल मिल गए तो ये तो सिमिलर हैं ट्राइंगल, तो यानी कि ये वाला ऑप्शन भी आपका सही है। तो बचता है सिर्फ एक ही ऑप्शन, यानी आपका ये वाला ऑप्शन गलत होगा। तीन ऑप्शन तो सही आ गए, वो पूछ रहा था कौन सा इनमें से गलत है, तो यानी ये बचा हुआ ऑप्शन गलत है। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी। अब बात करते हैं सेकंड पार्ट की। सेकंड पार्ट में बोला है ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल EFC जो है वो सिमिलर है, यहाँ बीच में सिमिलर का साइन है। तो सिमिलर तो ये हैं, लेकिन वो पूछ रहा है बाय विच प्रॉपर्टी, कौन सी प्रॉपर्टी से सिमिलर हैं ABC और EFC। ये रहा फिगर, इस फिगर को देखें, ABC EFC। मैंने यहाँ पर एक कॉमन एंगल लिया था, पैरेलल लाइंस थी, तो ये दोनों एंगल कॉरस्पॉन्डिंग एंगल लिए थे, तो ए प्रॉपर्टी से दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो रहे थे। अब अगर दो एंगल ट्राइंगल्स में इक्वल होते हैं तो तीसरा वाला भी इक्वल होता है। अगर किसी दो ट्राइंगल्स में दो एंगल्स इक्वल हों, एक ट्राइंगल ABC है और दूसरा ट्राइंगल है PQR, ए पी के इक्वल है 60 डिग्री, बी क्यू के इक्वल है, ये दोनों तो 60 डिग्री के हो गए इक्वल। लेट्स से ये बी और क्यू इक्वल है 50-50। तो जो बचा तीसरा एंगल, इसमें बचा C और इसमें बचा R, ये भी आपस में इक्वल होंगे। क्यों होंगे इक्वल? क्योंकि 60 + 50 क्या होता है 110 और 180 होता है तीनों एंगलों का सम। तो 180 में से 110 माइनस करेंगे तो ये बचेगा 70। तो इस ट्राइंगल में भी आप यही सेम मेथड लगा के देखें, 60 + 50 110, 180 में से 110 को माइनस करेंगे तो ये भी 70 आएगा। तो तीनों के तीनों एंगल आपस में इक्वल हो गए। तो या तो आप ए प्रॉपर्टी बोल सकते हैं या फिर आप इसे ए भी कह सकते हैं, दोनों ऑप्शन करेक्ट होते हैं। तो हम यहाँ चेक कर लेते हैं, यहाँ पर आपका ऑप्शन ए करेक्ट है। ए सिमिलैरिटी से दोनों ट्राइंगल क्या है, सिमिलर है। अब आगे बोला है थर्ड पार्ट में, लेंथ ऑफ EC एंड EF आर। आपको बताना है EC की वैल्यू और EF की वैल्यू क्या क्या होगी। तो यहाँ पर EC और EF को देखें, EC ये रही, EF ये रही। तो इसी फिगर हम इन दोनों फिगर्स को, इन दोनों ट्राइंगल्स को लेते हैं। कौन से ट्राइंगल्स को, मैं यहाँ बनाकर साफ साफ दिखा देता हूँ आपको। हम जो ट्राइंगल यूज़ करेंगे वो कौन सा ट्राइंगल यूज़ करेंगे पार्ट नंबर थर्ड के लिए, ये वाले दो ट्राइंगल यूज़ करें, ABEDC। और ये दोनों लाइन आपस में क्या है, पैरेलल है। ये वाली लाइन जो है आपकी 67.5 है, ये वाली जो लाइन है आपकी 40.5 है। और दोनों ट्रायंगल ये सिमिलर तो हैं ही, वो मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में सिखा दिया था किस तरह से ये सिमिलर थे। अब तो आपको ये बताना है कि EC और EF की वैल्यू क्या क्या होगी। एक लाइन और पता है मुझे, ये वाली AE जो है 52.5। तो ये सिमिलर दोनों ट्रायंगल कैसे थे, एक तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल था, इन्हें मैं सिंगल सिंगल मार्क से दिखा देता हूँ, एक एक मार्क से दिखा दिया दोनों एंगल को। पैरेलल लाइंस है, तो पैरेलल लाइंस में इंटीरियर अल्टरनेट ये वाला Z शेप की फिगर बनेगी, तो ये वाला भी इंटीरियर अल्टरनेट। इन्हें हम डबल डबल मार्क से दिखा देते हैं। वर्टिकली अपोजिट सिंगल सिंगल मार्क से शो कर दिए, इंटीरियर अल्टरनेट डबल डबल मार्क से शो कर दिए। अब यहाँ पर आपको सिमिलर ट्रायंगल की प्रॉपर्टी यूज़ करनी है। अगर दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उसमें कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शन में होती है। अब कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स कौन सी साइड्स होती हैं, ये जो एंगल आपस में इक्वल है इनके अपोजिट वाली साइड्स को हम कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स कहते हैं। ये दोनों एंगल अगर आप ध्यान से देखें तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, तो इसके अपोजिट में AB है, तो AB रेशो वर्टिकली अपोजिट एंगल ये वाला जो है इसके अपोजिट में DC, तो AB/DC इक्वल डबल मार्क के सामने AE अपॉन
डबल मार्क के सामने EC इक्वल जो एंगल हमने बिन मार्क से शो नहीं करा उसके अपोजिट में BE साइड है, तो BE अपॉन यहाँ पर इस ट्राइंगल में जो हमने मार्क से शो नहीं करा है एंगल, वो ये वाला एंगल है, इसके अपोजिट में ED है। तो यहाँ पर हमने करस्पॉन्डिंग साइड्स को प्रोपोर्शन में ले लिया। अब आपको यहाँ करना क्या है, यहाँ पर आप वैल्यूज़ पुट कर दें जिस जिस साइडों की वैल्यू आपको मालूम है। AB पता है तो यहाँ AB हटा के 67.5 यूज़ करेंगे, अपॉन DC की बात करें, DC भी पता है 40.5 इक्वल AE अपॉन EC, AE लेंगे 52.5 और बात करें EC की तो EC आपको फाइंड करनी है। यहाँ पर साफ साफ लिखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ EC, तो EC आपको फाइंड करनी है, तो यहाँ EC एज इट इज़ लिख देते हैं। अब EC फाइंड करने के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड की हेल्प लें, EC ऊपर लाएं, तो EC इक्वल टू 40.5 इधर राइट हैंड पे आएगा मल्टीप्लाई में, तो 52.5 मल्टीप्लाई 40.5 अपॉन ये 67.5 हम नीचे ले आएंगे, पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा। ये पॉइंट जब हटाएंगे तो आप नीचे ज़ीरो ले लेंगे, तो नीचे बन जाएगा 6750। तो आपको जो आंसर मिलेगा वो मिलेगा 31.5। तो EC का आंसर 31.5 आएगा। तो EC का आंसर हमने फाइंड कर लिया है। तो हम देखते हैं EC का आंसर 31.5 कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर D। तो D ऑप्शन में 31.5 आंसर आपको मिल रहा है। तो EF का आंसर आपको फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपका जब ऑप्शन नंबर D में EC का आंसर सेम आ गया है और किसी में सेम EC का आंसर नहीं आया, तो यानी कि करेक्ट आंसर तो D वाला ही है। तो आप अपना टाइम सेव करें, इस EF को फाइंड ना करें। तो इस तरह से आप क्वेश्चन नंबर 23 करेंगे। अब देखें नेक्स्ट 24। 24 क्वेश्चन में क्या बोला है, द मैन्युफैक्चरर ऑफ TV सेट प्रोड्यूस 600 यूनिट इन थर्ड ईयर। थर्ड ईयर में 600 यूनिट्स TV प्रोड्यूस करें हैं। ये थर्ड बोला है, 3 नहीं बोला। थर्ड और 3 में अंतर होता है, कंफ्यूज ना हो। थर्ड का मतलब होता है ओनली 3 वाला, ओनली थर्ड वैल्यू। और अगर 3 इयर्स बोला होता है तो 3 इयर्स का मतलब है उसमें फर्स्ट ईयर भी इंक्लूड है, सेकेंड ईयर भी इंक्लूड है और थर्ड ईयर भी इंक्लूड है। तो 3 इयर्स मीन्स सम ऑफ फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड। और अगर थर्ड ईयर लिखा है तो ओनली थर्ड। तो ये जो है आपका थर्ड टर्म दिया है T3, टर्म थर्ड आपको गिवन है 600। T3 का फॉर्मूला लगाएंगे तो A प्लस n की वैल्यू आप 3 लेंगे, n-1 इंटू D इक्वल टू 600। तो यहाँ से आपका A प्लस 2D इक्वल टू 600 आ जाएगा आंसर। ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 हो गई। अब आगे क्या बोला इन्होंने, 700 यूनिट्स इन द 7th ईयर। इसमें भी 7 ईयर नहीं बोला, 7th बोला है। तो 7th का मतलब T7। तो यहाँ पर आपको T7 की वैल्यू दिया है। T7 का फॉर्मूला होता है A प्लस n-1। n को हटाकर आप 7 लेंगे, तो 7-1 इंटू D A प्लस 6D। अब आप यहाँ एक काम करेंगे, यहाँ पर आपको T7 भी दिया है। T7 7th ईयर में कितने TV बने हैं, 700। तो T7 की वैल्यू आपको 700 भी लेनी है। मैं यहाँ भूल गया हूँ लिखना, इसे लिख देता हूँ। 7th ईयर में कितने TV बने हैं, 700 TV। तो T7 के नीचे 700 लेंगे। अब नेक्स्ट वर्क आपको क्या करना है, यहाँ से A का आंसर इन टर्म्स ऑफ D फाइंड कर लें आप। A इक्वल टू 600 माइनस 2D आ जाएगा। ये जो A आया है, A का मतलब होता है फर्स्ट टर्म ऑफ एन AP। तो ये A जो है हम यहाँ यूज़ करेंगे पुटिंग वैल्यू ऑफ A। यहाँ पर हम A की वैल्यू पुट करते हैं, तो 700 इक्वल टू A हटा के आएगा 600 माइनस 2D प्लस 6D। ये 600 इधर लाएंगे तो 700 माइनस 600 का आंसर 100 हो जाएगा। माइनस का 2D और प्लस का 6D करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस का 4D। अब ये 4 मल्टीप्लाई से इधर डिवाइड में आएगा, तो 100 डिवाइड 4 इक्वल टू D। और जब आप इन्हें कट करेंगे
तो ये आ जाएगा 25। इन्हें कट करके आंसर डी का आ जाएगा 25। तो डी की वैल्यू आ गई 25 आंसर। अब ये डी का आंसर हम यहाँ ए में पुट करेंगे। तो ए क्या है 600 माइनस 2D, जिसमें आप डी की वैल्यू हटाकर 25 यूज़ करेंगे। तो 25 इंटू 2 करेंगे 50। तो 600 माइनस 50 का आंसर 550। तो हमारे पास ए भी आ गया और डिफरेंस भी आ गया, डी भी आ गया, दोनों वैल्यू आ गई ए और डी की। अब आगे क्या बोला इन्होंने, आपको बताना है फर्स्ट पार्ट में प्रोडक्शन ऑफ टीवी सेट इन द फर्स्ट ईयर। वो पूछ रहा है फर्स्ट ईयर में कितने टीवी बने। तो फर्स्ट ईयर का मतलब फर्स्ट टर्म क्या होता है ए। तो ए का आंसर हमने ऑलरेडी फाइंड कर लिया है, ए का आंसर है 550। तो करेक्ट ऑप्शन बी हो गया। द नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड इंक्रीज एवरी ईयर इज, आपको बताना है कितने नंबर ऑफ टीवी प्रोडक्शन इंक्रीज हो रहा है हर साल कितने फालतू टीवी बनाए जा रहे हैं। तो आपको बताना है डिफरेंस। पहले साल में मैं एक एग्जांपल देता हूँ, फर्स्ट ईयर में आपने 10 टीवी प्रोड्यूस करे, सेकेंड ईयर में आपने 15 टीवी, थर्ड ईयर में आपने 20। तो आप क्या ऑब्ज़र्व कर रहे हो, हर साल 5-5 टीवी एक्स्ट्रा बन रहे हैं। फर्स्ट ईयर में 10 बनाए थे तो सेकंड ईयर में आपने 15 बनाए टीवी, और थर्ड ईयर में 20। तो हर साल कितने टीवी बढ़ रहे हैं, 5-5 टीवी। तो डिफरेंस देखना है आपको। तो यहाँ पर इन्होंने पूछा था प्रोडक्शन जो इंक्रीज़ हो रहा है हर साल वो कितना इंक्रीज़ हो रहा है। तो डी की वैल्यू कितनी है 25। तो आंसर हो गया 25, ऑप्शन नंबर सी। अब आपको बताना है प्रोडक्शन इन द 10 ईयर्स। अब यहाँ ध्यान से पढ़ें, ये 10th नहीं है, ये 10 ईयर्स है। 10 के ऊपर TH नहीं आ रहा है, जैसे यहाँ आ रहा था थर्ड, 7th। यहाँ 10th नहीं है, 10 है। तो ये जो आपको फाइंड करने के लिए कह रहा है, ये कह रहा है सम ऑफ 10 नंबर्स, S10 फाइंड करना है। तो SN का जो फॉर्मूला होता है, SN इज इक्वल टू n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये फार्मूला यहाँ यूज़ करें, जिसमें n की वैल्यू आप 10 लेंगे, क्योंकि हमें जो फाइंड करना है सम ऑफ 10 ईयर्स के टीवी का फाइंड करना है। 10 ईयर्स में टोटल कितने टीवी बने, तो इसलिए हमें n की वैल्यू 10 लेनी है। तो n को हटाकर यहाँ 10 लेंगे, 10/2 ब्रैकेट 2 मल्टीप्लाई a की वैल्यू हमने यहाँ फाइंड करी थी 550 प्लस n-1। n की वैल्यू हमने, ये SN होता है, तो n की वैल्यू क्या है 10। तो यहाँ पर n की वैल्यू 10 लेंगे, तो 10-1 इंटू डी। डिफरेंस कितना है यहाँ 25। अब आप इसे सॉल्व करेंगे, ये कट जाएंगे, तो यहाँ आएगा 5। 2 इंटू 550 करेंगे तो ये बन जाएगा 1100 प्लस 10-1 करेंगे 9, और 9 की जब 25 से मल्टीप्लाई होगी तो आपका आंसर आ जाएगा 225। और इन्हें ऐड कर लेंगे, तो 5 इंटू, इन्हें ऐड करेंगे तो ऐड करके बन जाएगा 0 + 5 5 2 3 1 1325। अब आप 1325 की मल्टीप्लाई करें, 1325 जो है मल्टीप्लाई करना है आपने 5 के साथ, तो आंसर जो आपका आएगा 6625 आ जाएगा, 6625। तो टोटल 10 ईयर्स में जो टीवी प्रोड्यूस हुए थे वो कितने हुए थे 6625, यानी ऑप्शन ए करेक्ट है आपका। अब बात करते हैं फोर्थ पार्ट की। इन विच ईयर, कौन से साल में 875 यूनिट्स ऑफ टीवी आर मैन्युफैक्चर्ड। वो पूछ रहा है कौन से साल में 875 टीवी बने, कौन से साल में बने हैं, यानी कौन सा टर्म है 875, आप ऐसा समझ लें। वो आपसे पूछ रहा है कौन सा टर्म AP का 875 होगा। तो हम मान लेते हैं लेट TN होगा, nth टर्म मान लिया जाए कि nth टर्म होगा 875। अब nth टर्म का फार्मूला क्या होता है, A + n-1 इंटू डी इक्वल टू 875। अब nth टर्म आपने माना है, तो यानी n की वैल्यू आपको पता करनी है, ये n है क्या एक्चुअल में। A तो हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं 550 प्लस n-1 मल्टीप्लाई डी भी फाइंड कर चुके हैं इक्वल 875। ये प्लस का 550 जब आप इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा,
तो 25 की दोनों से मल्टीप्लाई करनी है, तो ये हो जाएगा 25n माइनस 25 इक्वल 875 माइनस 550। तो 875 में से आपको 550 को माइनस करना है, तो ये हो जाएगा 875 माइनस 550 325। और ये जो माइनस का 25 है ये इधर आ जाएगा, तो प्लस का 25 हो जाएगा और लेफ्ट हैंड पे रह जाएगा 25n। तो 25n इक्वल टू, इन्हें ऐड करेंगे तो 350। अब ये n फाइंड करने के लिए 25 को आप डिवाइड में लाएंगे, तो 350 को आपको डिवाइड करना है 25 से, क्योंकि यहाँ 25 लेफ्ट हैंड पे मल्टीप्लाई में है। तो जब आप डिवाइड करेंगे 25 से आपको आंसर मिलेगा 14, यानी n की वैल्यू 14। यानी क्वेश्चन में पूछा था कौन से ईयर में 875 टीवी बने थे, तो आंसर है 14th ईयर में। तो आंसर हो गया 14th, यानी ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। इस तरह से आप ये क्वेश्चन नंबर 24 करेंगे। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे। 25 क्वेश्चन में क्या बोला है, द गिवन डायग्राम रिप्रेजेंट टू सेट्स। यहाँ पर आपको टू सेट्स दिए हैं और नंबर लाइन पर दिखा रखे हैं। वो आपको सेट ए को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो सबसे पहली चीज़, ये दोनों के दोनों ए और बी नंबर लाइन जो हैं वो रियल नंबर लाइन है। ये पूरी पूरी लाइन कलर्ड हो रही है, डॉट्स नहीं आ रहे हैं, पूरी पूरी लाइन कलर्ड हो रही है, इसलिए ये रियल नंबर लाइन है। तो जो ऑप्शंस जिनमें रियल नहीं गिवन है वो तो आपके आंसर हो ही नहीं सकते, ना तो सेट ए में और ना ही सेट बी में। यहाँ पर सेट बी का नहीं पूछा है, सिर्फ ए का पूछ रखा है। तो ये जेड वाला इंटीजर वाला तो ऑप्शन हो ही नहीं सकता। अब बचे ये दो ऑप्शन, क्योंकि इनमें रियल आ रहा है तो हम यहाँ चेक कर लेते हैं। यहाँ पर -3 एम्प्टी है, इसका मीनिंग होता है x की वैल्यू बड़ी है -3 से, बट एम्प्टी सर्कल होने की वजह से -3 को इंक्लूड नहीं करना। यानी यहाँ पर इक्वल की लाइन नहीं खींचनी है आपने। इक्वल की लाइन तब आती है जब ये -3 यहाँ कलर्ड होता। अब 2 से छोटी छोटी वैल्यूज़ हैं, 2 के आगे बड़ी वैल्यूज़ नहीं आ रही, यानी x इज़ लेस देन 2। अब यहाँ पर 2 जो है वो कलर्ड है, अगर आप ध्यान से देखें, यानी 2 को आपने इंक्लूड करा हुआ है नंबर लाइन में, इसलिए नीचे इक्वल का मार्क ज़रूर लगाएं। तो ये हो गया आपका आंसर। तो हम चेक कर लेते हैं कौन सा ऑप्शन इनमें सही है। ये है आपका ऑप्शन नंबर सी। तो ये हो गया आपका करेक्ट आंसर। अब बात करें ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करना है। तो ए इंटरसेक्शन बी का मतलब है कॉमन, इंटरसेक्शन मीन्स कॉमन। तो इतना हिस्सा नंबर लाइन का ऐसा है जो दोनों के दोनों में आ रहा है, ये मिडिल पार्ट, ये दोनों नंबर लाइन में मिल जाएगा। ए में भी आ रहा है और बी में भी आ रहा है। ज़ीरो यहाँ पे भी कलर्ड है और ज़ीरो यहाँ पे भी कलर्ड है। तो सबसे पहली चीज़ ए इंटरसेक्शन बी की ये है कि ये जो नंबर लाइन दोनों रियल नंबर लाइन है, तो आंसर जो आएगा ए इंटरसेक्शन बी का वो भी रियल आएगा। अब जब आंसर रियल आएगा तो ये ऑप्शन तो हो ही नहीं सकते, ये तो इंटीजर्स दे रखे हैं यहाँ, और इंटीजर आंसर नहीं होगा। रियल नंबर लाइन का इंटरसेक्शन रियल ही आएगा। अब ज़ीरो से ग्रेटर वैल्यू है और ये जो 2 है, इस 2 के लेफ्ट हैंड की है नंबर लाइन, तो 2 से स्मॉलर है, यानी x इंटरसेक्शन में जो है x वो ग्रेटर है 0 से बट लेस है 2 से। अब 0 जो है वो दोनों में कलर्ड है, ए नंबर लाइन में भी और बी नंबर लाइन में भी। तो 0 में जो है इक्वल साइन यूज़ करना है यहाँ आपको। बात करें 2 की, 2 ए में भी कलर्ड है और 2 बी में भी कलर्ड है। पूरी नंबर लाइन ही कलर्ड है बी की, आगे तक 5 तक, तो 2 भी कलर्ड हो गया। तो जब 2 भी कलर्ड है दोनों में, ए और बी में, तो यानी यहाँ पर 2 इंक्लूड करना है, इसलिए मैं इक्वल लगा दूंगा। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी। तो ये हो गया आपका करेक्ट आंसर। अब बात करते हैं थर्ड पार्ट की। थर्ड पार्ट में इन्होंने बोला है ए माइनस बी, आपको फाइंड करना है ए माइनस बी। तो ए माइनस बी फाइंड करने के लिए आपको क्या करना है, ए में से बी वाली वैल्यूज़ हटा देनी है। जो वैल्यूज़ बी की हैं वो हम हटा देंगे। बी की वैल्यू कौन सी है, 0 से राइट साइड वाली सारी वैल्यूज़ बी की है, तो ये सारी वैल्यूज़ आपने काट देनी है ए में से। तो ए की नंबर लाइन जो बच जाती है वो बच जाती है -3 से लेकर 0 तक की। 0 की राइट हैंड की कटी है नंबर लाइन जो कि बी में आ रही थी, तो माइनस करना है बी को, तो हमने बी वाली वैल्यूज़ राइट हैंड की छोड़ दी। ये सारी बी की वैल्यूज़ हैं, अगर आप ध्यान से देखें यहाँ राइट साइड वाली, यहाँ पर
बी की वैल्यूज़ कहाँ से कहाँ तक है, 0 से लेकर 5 तक। तो ये सारी वैल्यूज़ हमने हटा दी और ए में जो बची वो लिख दी हमने। तो ए में यहाँ पर आपके पास बचती कौन सी है, -3 एम्प्टी सर्कल है। तो एक तो -3 बच रहा है और कहाँ तक बच रही है, ये 0 की राइट हैंड की कट चुकी है, 0 तक बच रही है। तो 0 पे ये सर्कल बना दिया। अब आपको यहाँ बहुत ध्यान देना है, क्या ये 0 एम्प्टी बनेगा या कलर्ड बनेगा, ये चीज़ आपको ध्यान देनी है। आपको a माइनस बी करना था, a माइनस बी का मतलब है b वाली वैल्यूज़ आपने नहीं लेनी। तो आप ये चेक करो क्या b वाली नंबर लाइन में 0 कलर्ड है, हाँ 0 तो इंक्लूड है b वाली नंबर लाइन में, और b वाली वैल्यूज़ हमें लेनी नहीं। तो जब 0 b के अंदर आ रहा है और b वाली वैल्यू हमें लेनी नहीं, तो हम 0 यहाँ लेंगे ही नहीं। तो ये 0 जो है ये एम्प्टी बनेगा, कलर्ड नहीं बनेगा। तो यानी x का आंसर रियल नंबर लाइन है, बड़ी है -3 से और छोटी है 0 से, और दोनों एम्प्टी सर्कल हैं। तो जब दोनों एम्प्टी सर्कल है तो दोनों के नीचे इक्वल का साइन नहीं लगाना। तो करेक्ट ऑप्शन हो गया x बिलोंग टू r और -3 से ग्रेटर और 0 से स्मॉलर। तो ये वाली हो गई नंबर लाइन -3 से 0 तक की। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट ऑप्शन है, बाकी सारे ऑप्शन आपके रॉन्ग है। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर पार्ट नंबर 3 का। सो नाउ टुडेज़ क्लास इज़ ओवर। ये कुछ क्वेश्चंस थे जो मैंने आपके लिए प्रिपेयर करे थे। आई होप आज का टॉपिक आप सबको समझ आ गया होगा। इफ़ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज़ कमेंट करें और लाइक ज़रूर करें। इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल गिव यू द अनदर क्वेश्चन पेपर।